वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज भी हमारे शो को एंजॉय करने के लिए, दिन का मुस्बत आगाज करने के लिए ये हमारी फॉर्मल ओपनिंग होती है। हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त भी मौसम का मजा लेने के लिए नॉर्दर्न एरियाज का रुख कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप अगर अपने लिए वक्त निकालें और अपने छुट्टियों को अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग शक्ल को देख सकते हैं, उदास भी हैं इस मामले में, लेकिन कोई बात नहीं, काम करना भी जरूरी है, घूमना भी जरूरी है, एसओपीज का ख्याल रखना जरूरी है, खास तौर पे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। बहुत सारे लोग जब शहरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि हम मुबर्रा हो गए हैं एसओपीज की पाबंदी से। तो ऐसे नहीं करना है, घूमिए जरूर लेकिन एसओपीज की पाबंदी के साथ। और अगर आप सैर के लिए जा रहे हैं तो आपने ड्राइविंग करते हुए भी एहतियात करनी है, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज में ऑब्वियसली रास्ते उतने स्मूथ नहीं होते, तो लिहाजा बी केयरफुल। और बहुत सारे दो मेन रीजंस होती हैं। एक रास्ते स्मूथ नहीं होते, ड्राइविंग ज्यादा मोहतात करनी होती है, और एक रास्ते इतने प्यारे होते हैं कि आपकी वीडियोस भी बनानी होती हैं, डिस्ट्रैक्शन भी होती है। तो लिहाजा अपने ड्राइव सेफ, और जो लोग एंजॉय करने जा रहे हैं वो एंजॉय करें। लेकिन उसके साथ साथ जी आज के शो में एज यूजुअल बहुत कुछ है हमारे पास, और सेगमेंट्स भी हैं, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात करेंगे, अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। काबुल पर तालिबान का कंट्रोल, अफगानिस्तान में सियासी बहरान ताहाल बरकरार, अवाम शदीद मखमसे का शिकार। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान का तमाम गिरोहों पर मुश्तमिल नुमाइंदा हुकूमत की ख्वाहिश का इजहार। तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी, अमरीका ताहाल सख्ते में, भारत में सफ़े मातम बिछ गई। मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का इजरास, सिंध सरकार ने विफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, मस्बत केसेस और अमवात दोनों में इजाफा। लकड़ी की गोलियां बगैर आलूदगी के सस्ता तरीन ईंधन, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। और सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी बताएंगी जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता बिल्कुल फ्री इलाज के मरकज, कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बारे में। लस्सी की गोलियों के बाद पेश खिदमत है लकड़ी की गोलियां। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा सेगमेंट जो साइंस एंड टेक, इसकी बड़ी अच्छी फीडबैक भी आ रही है। गोलियां और वायरल ऑन इंटरनेट। ओ यस, और आज हम लकड़ी की गोलियों के बारे से भी देखेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे बड़ी खबर। बड़ी खबर वही है जी जिसका आपको इंतजार भी है और जिसके बारे में आप जानते भी। अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल मौजूद है। तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद काबुल में शदीद बेचैनी पाई जाती है, अवाम में खौफ व हरास फैला हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों का शदीद रश भी देखने में आ रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान छोड़ने वालों की एक बड़ी तादाद हमने देखा है वो काबुल एयरपोर्ट पर पहुंची। दर्जनों अफराद रनवे पर चढ़ गए। कई लोगों ने टेक ऑफ के लिए अमरीकी तैयारे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। कुछ लोगों ने जहाज से लटक कर सफर तक करने की कोशिश की, और इसी दौरान जब तैयारे ने परवाज भरी तो कई अफराद जो कि जहाज से लटक रहे थे वो उससे बिल्कुल परिंदों की तरह गिरना शुरू हो गए, और वो गिरकर जाँ बहक हो गए। और 3 अफराद की इस हवाले से रिपोर्ट मिली है कि वो जाँ बहक हुए। जी, एयरपोर्ट पर भी मौजूद अवाम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौजियों ने हवाई फायरिंग भी की। मीडिया के मुताबिक फायरिंग और भगदड़ से मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी के हवाले से, तो दुनिया हैरान है। अमेरिका अभी तक सख्ते में है, जबकि भारत में तो सफ़े मातम बिछ गई और अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तालिबान के कंट्रोल के बाद इंतकाल इक़्तिदार की कोशिशें शुरू हो गई हैं, और इसी सिलसिले में पूरी दुनिया की नजरें दोहा पर लगी हुई हैं, जहां अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं, और आइंदा चंद दिनों में नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल भी वाज़ेह हो जाएगी। तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ चलने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है और यकीन दहानी कराई है कि आलमी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी जानब अगर बात की जाए, कई मुल्कों ने तालिबान के साथ ताल्लुकात कायम करने का इंदिया भी दे दिया है। बरतानिया पहले ही कह चुका है कि अगर तालिबान ने आलमी कवानीन की पासदारी की तो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, और आज रूस और तालिबान के दरमियान भी अहम मुलाकात हो रही है, अहम बातचीत हो रही है। चीन ने तालिबान
तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने का इंदिया दे दिया है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती का एक अहम इजलास हुआ, जिसके बारे में कल सुबह हमने जिक्र किया था। इसमें काबीना के सीनियर अराकीन शामिल थे, अस्करी क़यादत शामिल थी। इजलास के बाद जारी एलामिया में पाकिस्तान ने तमाम ग्रोहों पर मुश्तमिल जो नुमाइंदा हुकूमत है उसकी ख्वाहिश का इजहार करते हुए अफगानिस्तान में तमाम फ़रीक़ैन से मुतालबा किया है कि वो कानून के मुताबिक बालादस्ती का एहतराम करें, तमाम अफगानों के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी, किसी दहशतगर्द तंजीम या ग्रोह या किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये तो हमने एक ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने रखी। इस वक्त सीनियर साफ़ी और तजियाकार ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है अफगान अमूर के ऊपर और पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे ज़रा आप ये जो पोस्ट काबुल सिचुएशन है इस पर ज़रा बात करते हैं। ताहिर साहब, गुड मॉर्निंग। एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। खबरें आ रही हैं, लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक एनालिसिस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस सूरत हाल का तज्जिया हमारे सामने रखें जो बिल्ड हो चुकी है और इब्तदाइया भी आ चुका है। काबुल रेडियो को टेक ओवर कर लिया तालिबान ने। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, एक एनालिसिस क्या है आपका सिचुएशन को लेकर? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता हालात नॉर्मलिटी की तरफ आ रहे हैं। कल जो एक तो आपने जिक्र किया बिल्कुल दुरुस्त है कि हवाई अड्डे पे जो हुआ है बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन इसमें अक्सर वही लोग हैं जिनके साथ वादा किया गया था अमेरिका की तरफ से, दीगर मगरबी ममालिक जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो ये वही लोग हैं जो इनका प्रोग्राम था बाहर जाने का, लेकिन चूंकि ये तवक्को नहीं थी कि तालिबान इतना जल्दी काबुल पहुंच जाएंगे और अमरीकियों ने भी कहा था 90 दिन का कहा था, लेकिन वो तो फिर बहुत कम अरसे में हुआ। 2 हफ्ते में तकरीबन सारा शुमाल से लेकर के वहाँ ईरान की सरहद और फिर काबुल तक पहुंच गए। तो ये वहाँ पर ये पैनिक सी पैदा हुई है। तालिबान की जो पुरानी हुकूमत थी वो भी लोगों को किसी हद तक याद है, तो लोगों में वैसे खौफ है। कल तालिबान का वफ्द जो है काबुल में वो मीडिया हाउसेस गया है, वहाँ पर टीवी चैनल्स गया है, और मैंने एक तुलू टीवी के जो सरबराह है उससे पूछा, हुसैनी साहब से, कि क्या सूरत हाल थी, तो उसने कहा बड़े वो पोलाइट थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई है। फिर कल वो अस्पताल भी गए, अस्पतालों में गए हैं काबुल में जितने अस्पताल है, और वहाँ ख़वातीन से जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, उनको यकीन दहानी कराई है कि आप बिल्कुल महफूज हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा महफूज है। तो कल मालूमात थी कि शायद काफ़ी दफातर में ख़वातीन नहीं गई घरों से, मीडिया हाउसेज में भी नहीं गई, ऑफिस में भी नहीं गई। लेकिन अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता मामला आ रहे हैं और तालिबान भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से काबुल में ज़रा माहौल को, लोगों को मुतमईन करे। एक तो ये। दूसरी बात, तालिबान इस वक्त जो है वो मसरूफ है कि किस तरीके से पॉलिसी का ऐलान करे। तो मेरी जो मालूमात है कि तालिबान के जो सरबराह है शेख हिब्तुल्लाह साहब, उन्होंने अपने जो उनके तालिबान के अंदर एक ग्रुप होता है जो शेख उनको कहते हैं, शयूख, जो उसमें दीनी आलिम होते हैं, उनसे राय मांगी है कि जो पॉलिसी बयान वो देने जा रहे हैं मुमकिन 1-2 दिनों में, उसके लिए राय और तजावीज़ उनसे मांगी है। तालिबान ये भी कर रहे हैं कि वो पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। अच्छा ताहिर साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी तालिबान की पॉलिसी के हवाले से भी, और साथ साथ आपने चूंकि बात भी की कि बहुत सारे ऐसे खदशात थे जो तालिबान के आने से पहले काबुल के अंदर मौजूद थे। आज सबसे बड़ा खदशा जो आलमी बरादरी को था वो खवातीन के हवाले से, अक़लियतों के हवाले से और मुखालफिन के साथ तालिबान के रवैये को लेकर था। तो क्या अभी बहुत सारी पॉजिटिव खबरें भी आई हैं तालिबान की जानिब से? आपको लगता है कि आलमी बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको तालिबान दूर कर पाएगी? एक बात आप देखें कि तालिबान जब काबुल दाखिल हो गए तो किसी भी मुल्क ने उनकी मजम्मत नहीं की, अमेरिका ने भी नहीं की। कल जो सदर जो बाइडन का बयान है, उन्होंने भी तालिबान के हवाले से कुछ नहीं कहा। उन्होंने अफगान जो साबिक सदर है उसके हवाले से बात की है, और अफगान लीडरशिप के हवाले से बात की है, अफगान मिलिट्री के हवाले से बात की है। तालिबान का पहले मौक़िफ़ था कि वो काबुल नहीं जाएंगे, जंग की बुनियाद पे या बज़ोर नहीं जाएंगे। और मेरे ख्याल में जब उनको मालूम हुआ कि अब सदर साहब भी चले गए हैं और वज़रा भी गायब हो गए हैं, जो हुकूमती इदारे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने इसलिए वो काबुल में गए। तो अभी तक उसने किसी ने मजम्मत नहीं की, इसलिए कि वो एक खिला पैदा हो गया था। और ये जो काबुल में कुछ न कुछ मसले हैं, ये शायद ज़्यादा होते अगर कोई काबुल में वहाँ पर माहौल सही नहीं बनता। तो और ये जो ख़वातीन और ये दुनिया की तशवीश है पाकिस्तान समेत, और पाकिस्तान का जो बयान उसमें भी है। तो तालिबान को अब देखना पड़ेगा कि आया वो दुनिया के साथ चलते हैं
वो अपने लोग, सिर्फ दुनिया वाली बात नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है, वहाँ पर पाकिस्तान की तरह टीवी चैनल है, वहाँ चलो पार्लियामेंट तो अब एक मुअत्तल हो गया है, लेकिन आईन वहाँ है, जैसी भी है लेकिन आईन वहाँ मौजूद है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो भी। तो बहरहाल अब तालिबान के लिए ये इम्तिहान भी है, अगर वो रिकग्निशन चाहते हैं कि लोग उनको तस्लीम करें, उनसे ताल्लुकात कायम करें, तो जो आपने ख़वातीन अक़लियतों का जिक्र किया, मेरे ख्याल में तालिबान को उसके हवाले से मज़ीद पॉलिसी करने पड़ेगी। ठीक है, मैं कल कुछ बैनुल-अक़वामी चैनल भी सुन रहा था और उस पे भी एक तो न सिर्फ तज्जियाकार ये कह रहे थे कि अगले 6 महीने डिटर्मिन करेंगे तालिबान की डायरेक्शन को। अभी का रवैया हम उसको हतमी नहीं कह सकते, नंबर 1। नंबर 2, उसमें मैंने कुछ लोगों को ये भी एज अ रेजिडेंट, जैसे मैंने BBC को एक बीपर उनका सुना जिसमें उन्होंने काबुल के एक रेजिडेंट से बात की, उसकी शनाख्त जाहिर किए बगैर उन्होंने कहा कि रेजिडेंट हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी ब्लेम किया। और कुछ तजियाकार भी उनके ऐसे थे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, ताहिर खान साहब, जो पाकिस्तान को ब्लेम करे थे। इवन उनका ये भी कहना था कि जी कुछ तालिबान ऐसी ज़बान बोल रहे हैं जैसी ज़बान पाकिस्तान में बोली जाती है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया और ख़ास तौर पे भारत की रेशा दवानियाँ तो जारी हैं। भारत तो ये नहीं देख सकता जो सूरत हाल बिल्ट हो रही है, उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को मिलाइन करने की कोशिशें अब भी जारी हैं। इस पे पाकिस्तान ने अब तक जो रिएक्शन दिया है, क्या वो काफ़ी है ताहिर साहब, या हमें इससे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, एम्बेसीज को एंगेज करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि नहीं, खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली है, हम ठीक चल रहे हैं? अभी सुबह मैं एक आपके सवाल के जवाब में इसी से शुरू करूंगा कि जो अफगानिस्तान की जो नेशनल टीवी है, जिसको RTA कहते हैं, उनके जो सरबराह थे, मैं उसको जानता हूं, हमारे दोस्त थे, BBC में थे हमारे साथ। तो मियां खेल साहब, उसने सदर बाइडन की तकरीर पर बड़ी तनकीद की है कि आपने हमसे खयानत की है, गद्दारी की है। अब कोई इस मियां खेल साहब से पूछे कि कैसी गद्दारी हो गई और कैसी खयानत हो गई कि जब सदर साहब किसी को बताए बगैर चले जाते हैं और उनके वज़रा गायब हो जाते हैं और उनकी मिलिट्री खुद सरेंडर होती है, उनके गवर्नर खुद तालिबान के हवाले करते हैं इक़्तिदार। तो फिर जाहिर बात है एक जंग होती है 20 साल, और तालिबान की ये तो उनका तो ये प्लान तो था कि वो जितना वो जोर लगाएंगे कि काबुल पे कंट्रोल करे अफगानिस्तान को, उसको करना है। अब जो पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं, वो तो जाहिर बात है कि जो जिन लोगों को पहले से जहन में यही था पाकिस्तान के मुखालिफ, उनके नज़रियात उनके, तो हालांकि उसमें कमी आई है। मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, वो लोग कि जो बहुत सुबह शाम उसमें पाकिस्तान के हवाले से बात कर, काफ़ी तब्दीली आई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा मामला। लेकिन अब ये बताएं कि नायब सदर साहब कहाँ हैं जो कहते थे कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब है वो कहाँ है, उनका तो कुछ मालूम ही नहीं है, जो सब सुबह शाम होकर कुछ लोगों ने एंटी पाकिस्तान, मुखालिफ पाकिस्तान एक बयानिया उसको फ़रोग़ दिया था। मेरे ख्याल में जिस तरह के और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि जो जिस तरह के देखो ना, तकरीबन काफ़ी ममालिक के सफारत खाने या तो बंद हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कोई कौंसलेट बंद किया है, भारत ने मज़ार शरीफ में बंद किया, भारत ने कंदहार में बंद किया। हालांकि भारत जाहिर बात है अपने आप को बहुत करीबी कहता है अफगानों का। जब अफगान मुश्किल में है तो सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हो गया। पाकिस्तान के और मुझे ये बताएं, ऐसा कोई सफीर दुनिया में होगा जो व्हाट्सएप का अपना नंबर पब्लिकली शेयर करे कि कोई भी अफगान उनसे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे? तो एम्बेसी बावजूद कि पाकिस्तान को ज्यादा खतरात है जो माहौल बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी खुली है, पाकिस्तान के कौंसल खाने खुले हैं। अभी मेरी बात हुई प्रेस काउंसिल से ताहिर नवाज साहब से, उसने कहा कि 2 दिनों में हमने तकरीबन कोई 700-800 वीजे दिए हैं और यहाँ अफगान सफारत खाना बंद है। मैं खुद लगा हुआ हूँ काफी दिनों से कि मुझे वीजा दें, कोई बात सुन नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह बयान, लेकिन उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। और इनको ये तो मीडिया आजाद है, सोशल मीडिया, आप कह रहे हैं जो हमारी मौजूदा पॉलिसी है इस फ्रंट को लेकर वो ठीक है, आप ये कह रहे हैं? ठीक हो गया। अच्छा ताहिर साहब, साथ साथ हम कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से भी बात करें, जिसमें कल पाकिस्तान ने कहा है कि हम तमाम नुमाइंदों की जो नुमाइंदगान की मौजूदगी में एक सेटअप देखना चाहते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस इजलास को और इस ओपिनियन को पाकिस्तान के? बिल्कुल बर वक्त इजलास हुआ है। मैंने उनका जो इजलास के बाद स्टेटमेंट है वो बयान मैंने पढ़ा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक पॉलिसी बयान भी आ गया है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, और पाकिस्तान का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसी हुकूमत हो जिसमें तमाम फरीक और तमाम, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में हर मुल्क को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तालिबान का जो मैं जो उनसे पूछता रहता हूँ, उनकी यही है कि वो अपना एक अपने निज़ाम कायम करेंगे। गो कि वो मुस्तकिल निज़ाम नहीं होगा, उसको पश्तो में लफ्ज़ यूज़ करते हैं सरपरस्त। सरपरस्त का माना है कि कायम मुकाम या एक्टिंग,
तो इसी तरह वो एक निज़ाम कायम करेंगे, वो कुछ न कुछ अपना वो जब मजबूत करेंगे तो फिर मरहला आएगा कि वो दूसरों को शामिल करेंगे। आप देखें ना, 1996 में जब तालिबान गए थे काबुल के अंदर, तो उस वक्त हिकमतयार और बुरहानुद्दीन रब्बानी वहां से चले गए थे। इस दफा ऐसा नहीं हुआ। हामिद करजई जो उनकी मुखालिफत में सबसे पहले आ गए थे, 2 मरतबा सदर बने और उनकी तमाम जो 10 साल तकरीबन उसकी हुकूमत थी, तो तालिबान के खिलाफ थे, लेकिन वो अपने घर में बैठे हुए हैं, सरकारी घर में बैठे हुए हैं। और हिकमतयार जो कि तालिबान उसके साथ भी इख्तिलाफ रखते हैं, वो वहाँ मौजूद है। फिर डॉक्टर अब्दुल्ला जो तालिबान के खिलाफ एक किस्म के जंग में भी शरीक थे, वो अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये और कल जो अफगानिस्तान तालिबान के जो साबिक वजीर इत्तलात हैं अमीर खान मुत्तकी, और अभी दूसरा जो लोग शामिल होते हैं या राब्तों के लिए वो कमीशन है उसके सरबराह है, वो कल तमाम लीडर से मिले हैं, उनको इत्मीनान भी दिलाया है। तो इसका मतलब ये है, आप समेत जो दीगर तज्जियाकार ये बात कहते आए हैं कि शायद हमें तालिबान की जो सिफारती सोच है उसके अंदर एक तब्दीली नजर आएगी। वो तब्दीली मौजूद है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मौजूद है। मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि पहले वहां से लीडर चले जाते थे, अब लीडर वहां मौजूद है। जो सरेंडर हुए हैं उनको महफूज रास्ता दिया है। और अब हमने नहीं सुना काबुल में कि ये यकीनी तौर पे ताज साहब खुशाइंद बात है। वक्त हमारे पास कम है, आपका तज्जिया हम तक पहुंचा, बहुत शुक्रिया। आपने हमें इस कम वक्त के अंदर से हमें रोशनास किया। और ताहिर साहब का ये कहना था कि तालिबान की सोच में वो तब्दीली नजर आ रही है और ये रवैया खुशाइंद है। हमारे जो इस हवाले से खदशात मौजूद हैं वो खदशात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी इक़दाम तालिबान ने उठाए हैं वो खुशाइंद है और उससे लगता है कि एक बदले हुए तालिबान है और एक बेहतर हुकूमत वहाँ पे फॉर्म होने जा रही है, लेकिन सिस्टम फॉर्म होने में टाइम जरूर लगेगा, ये कहना था उनका। इसी नोट पर जी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और आज बहुत दिनों बाद हम अपना फेवरेट सेगमेंट रोड टू श्रीनगर चलाने वाले हैं। देखते हैं आज का रोड टू श्रीनगर। रोड टू श्रीनगर क्या है? इसमें हम आपको श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके दिखाते हैं जो कि हमारा हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि स्क्रीन के जरिए आपको उनकी सैर कराएं। दुनिया भर में मशहूर शोरा आफाक सियाती मकाम श्रीनगर से मुत्तसिल पहाड़ी सिलसिला गुलबर्ग है। इसको लेकर आपको हम लेकर जाते हैं वहाँ जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा मंजर देखने में आया जिससे लुत्फ़अंदोज़ हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। जी हाँ, इसमें गुज़िश्ता रोज़ बर्फ़बारी देखने में आई है शदीद गर्मी में, और दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आ गई, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया और लोगों ने राहत महसूस की। बिल्कुल हल्की बर्फबारी हुई जिससे सयाह महसूस होते रहे। जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो अमरनाथ यात्रा, जिसको हिंदुओं की सबसे बड़ी यात्रा कहा जाए तो गलत ना होगा, वहाँ भी बर्फबारी देखने में आई। और कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ कम से कम दर्जा हरारत जो मामूल से कुछ हटके था 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड था। इससे कबल अगस्त 2005 को श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 10.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। और वादी के इस मशहूर सियाती मकाम गुलबर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल, और आई एम श्योर इट गोज इन माइनस। ये जिस तरह की सूरत हाल नजर आती है, और ये पहाड़ी सिलसिला आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत कम है ओबियसली, और उसकी कमी की वजह आपको मालूम है, लोग उस तरीके से आज़ादी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे कश्मीर के अंदर। भारतीय फोर्सेस ने हर 7 से 8 कश्मीरियों के ऊपर एक भारतीय फौजी तैनात है, और एक सब जेल के अंदर तैनात तब्दील कर दिया गया है कश्मीर को, जिसकी वजह से लोग अपनी फैमिलीज़ के हमरा, अपने बच्चों के हमरा इन जगहों को उस तरीके से देख नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अपने ज़राए के ज़रिए आपको हम ऐसे मनाजिर दिखाएं जिससे आपको मालूम पड़े कि हमारा वो कश्मीर जिस पर भारत ने गासिबाना कब्जा कर रखा है वो कितना खूबसूरत है। और ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो श्रीनगर से हमें आए, और हमने ये देखा कि यहाँ पे जिस तरह से बर्फबारी हुई, और सयाह इतने ज़्यादा नहीं है, बट जो कहते हैं ज़मीन पर इसे जन्नत कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर जो दर्जा हरारत है और वैसे ही खूबसूरती को लेकर इस जगह का कोई सानी तो है नहीं, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो मौसम है, जिस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, या उस तरह से आज़ादी से तो नहीं आ सकते, बट स्टिल जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से हम यहाँ पे स्क्रीन पर देख के इतने महसूस हो रहे हैं, तो वहाँ इस मंजर को देख के लोग और काश अब्दुल्ला यहाँ पे अवाम की राय से कोई हुकूमत कायम होती, कश्मीरी अवाम को इस तस्वाब राय का हक दिया जाता, वो अपनी मर्जी से यहाँ पे हुकूमत बनाते और उनकी नुमाइंदा हुकूमत यहाँ पे इन खूबसूरत मकामात की डेवलपमेंट के लिए काम करती। अभी रफ ट्रैक
फैक्ट्स हैं, आप मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन एक से एक खूबसूरत जगह श्रीनगर के अंदर और इससे मुल्का इलाकों में मौजूद है। और इसी वजह से हमने इस सेगमेंट को रोड टू श्रीनगर का नाम दिया है कि चाहे आप फिजिकली वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन वर्चुअली या विजुअली हम आपको ज़रूर श्रीनगर लेकर जाएं। और वैसे भी अगर आप वो एसेंस लेना चाहते हैं श्रीनगर का, तो जो ही आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से या लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से उतरते हैं, तो जिस रोड पर आप चढ़ते हैं उसका नाम श्रीनगर हाईवे है, और उससे बराह रास्त आप सफ़र करते हुए उस मेन रोड के ज़रिए आप मुख्तलिफ पहाड़ी रास्ते क्रॉस करते हुए श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन चूँकि भारत ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, यहाँ पे लोगों को कर्फ्यू लगा रखा है, लोगों को नज़रबंद कर रखा है, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उनके इंसानी हुकूक सल्ब कर रखे हैं, लोग आज़ाद नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। ताहम हम अपनी ये कोशिश जारी रखें, हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं और रखे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास सोशल मीडिया पर फीडबैक आते हैं कि बहुत दिनों से हमने रोड टू श्रीनगर नहीं चलाया, तो आज हमने सोचा कि आपको श्रीनगर की वर्चुअली सैर करवाई जाए, हमारे श्रीनगर की वर्चुअली सैर करवाई जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आपको इसी तरह से हम और भी दिखाते रहेंगे श्रीनगर के मनाज़िर, लेकिन अभी हम एक और वादे पे कायम है इंशाल्लाह एक दिन श्रीनगर से बराह रास्त भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसी नोट पे जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वो बात करते हैं कोरोना वायरस की। इसका जिक्र भी ज़रूरी है और आपको याद दहानी भी ज़रूरी है कि आपने कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल की हम बात करें, NCOC के मुताबिक 17 अगस्त 2021 को की जाने वाली ट्वीट में उन्होंने टोटल टेस्ट की तादाद 48,181, पॉजिटिव केसेस की तादाद 3,221, पॉजिटिविटी रेशो 6.68%, जबकि टोटल डेथ टोल 95 अफराद बताया गया है। यानी कि पिछले 24 घंटों में 95 कीमती जाने कोविड की नज़र हुई हैं। हलाकत खेजियाँ चौथी लहर की जारी हैं। अमवात और शरह में जैसे कि मैंने आपको बताया मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और दूसरी जानिब हम अगर फेडरल कैपिटल की बात करते हैं, जुड़वा शहरों की खासतौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना बूस्टर डोज लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। और कहा यह गया है कि दुनिया के बेशतर ममालिक साइनोफार्म और साइनोवैक तस्लीम नहीं कर रहे, इसलिए बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं ताकि वो बैरून मुल्क सफ़र करें। और इसलिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं उनको बूस्टर डोज की तीसरी और चौथी खुराक लगाने की तजवीज़ पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। बिल्कुल। और महकमा सेहत पंजाब ने इजाज़त के लिए NCOC को ख़त भी लिख दिया। इसमें कितनी जो सदाकत है, इस हवाले से हम डॉक्टर से भी पूछेंगे, जो हमारे मेहमान भी। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है घर घर जाके वैक्सीनेशन भी कर रही है, लोगों को वैक्सीनेटेड कर रही है, और इस हवाले से क्या अहदाफ है और मुहर्रम हराम को लेकर क्या पॉलिसी है, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद कराया जाएगा, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर हीन राशिद साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अपना वक्त दिया हमें एक्सप्रेसो में। अभी हम ओवरऑल जो केसेस की तादाद के हवाले से भी बात कर रहे थे। ओवर के केसेस में, पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, और साथ साथ हम जुड़वा शहरों में जो बूस्टर डोज वाला मामला है, इसको भी ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन जी जहाँ तक ताल्लुक है केसेस का, वो डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बारे में तो बिल्कुल कोई शक नहीं है जी। और हमें पता भी था कि ये क्योंकि चौथी वेव जो है उसमें ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट है, यानी मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, जिसकी हमें ये भी पता है कि उसकी स्प्रेड बहुत तेजी से होती है, इन्फेक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये बढ़ेगा। इस वक्त तादाद बढ़ने के अलावा जो बात यह है कि जब तादाद बढ़ेगी मरीजों की, तो जो मरीज अस्पताल दाखिल हो रहे हैं उनकी भी तादाद बढ़ रही है। लेकिन शुक्र है खुदा का, इस वक्त भी पंजाब के अंदर जो सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन है, कल तक की जो सिचुएशन थी वो ओवरऑल तसल्ली बख्श है। सवाल ये कि मुल्तान और भावलपुर के इलाके के अंदर और हिंगयार घाट के इलाके के तादाद जरा ज्यादा है मरीजों की जो अस्पतालों में दाखिल है। 75% के करीब हमारे बेड्स जो थे वो जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट के हैं वो ऑक्यूपाइड थे मुल्तान के अंदर, तो ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आप मजीद एक्सपेंशन जो है बेड्स की कर दीजिए और ज्यादा बेड्स एलोकेट कर दीजिए। अच्छा, उसकी तो साथ साथ तैयारी हो रही है। लेकिन ये देखें, बात समझने की ये है कि अब तो लोगों को और हम सारी दुनिया को भी समझ आ गई है कि दो चीजें जो है वो बहुत अहम है। एक तो नंबर 1 वैक्सीनेशन करवाना जी। आप जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएंगे लोगों की, उतने चांसेस है हमारी इन्फेक्टिविटी रेट के कम होने के। अस्पतालों के अंदर जो मरीज दाखिल हैं उसमें ये देखा गया है कि जो 85% वो मरीज हैं जिनको कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई, और उसके अंदर 15% वो मरीज हैं जिनमें या तो पार्शली वैक्सीनेटेड है या उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। अच्छा, उससे और लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है ये कि जो क्रिटिकल मरीज हैं, कल के मैंने जो प्रेजेंटेशन हमारी दी थी हमें
स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वालों ने, उसमें बताया जो क्रिटिकल मरीज हैं उनमें से 37 मरीज में से सिर्फ एक मरीज वो था जिसको वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हुई है, बाकी सारे क्रिटिकल पेशेंट्स वो थे जो नॉन वैक्सीनेटेड थे। इसका ये चीज जो अब लोगों को समझनी चाहिए कि वैक्सीन डेफिनेटली लोगों को बीमारी की शिद्दत से भी बचाती है और नेचुरली कम लोगों को इन्फेक्शन भी हो, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन से डॉक्टर साहब बड़ा इबाम ये जो ट्रैवल करने के हवाले से है इसमें मौजूद है। पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं, फिर आपको पता है कि सऊदी अरब बहुत सारे लोग, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है वर्किंग क्लास की जो कि सऊदी अरब वगैरह और दीगर खलीजी रियासतों में काम करती है, तो ये मसाइल मौजूद हैं साइनोवैक लगवाने वालों के लिए, साइनोफार्म लगवाने के लिए। इसके लिए अभी हम कहाँ पे स्टैंड करें इस वक्त? क्या ये जो बूस्टर डोज है ये हेल्प आउट करेगी? कोई गवर्नमेंट ने बात की है इस पर? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वैसे तो देखें साइंटिफिकली एविडेंस तो जो है ना वो इतना जल्दी तो सामने आता नहीं है। बूस्टर डोजेस लगाई जा रही हैं दुनिया के अंदर, लेकिन मकसद ये है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आपको पता हमारी तो अव्वलीन फर्स्ट तो ये होना चाहिए जिन लोगों को नहीं लगी सबसे पहले तो हम सबको लग जाए। दिस इज व्हाट वी मस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हर बंदे को वैक्सीन लग जाए। अब आगे जहाँ तक जिन लोगों ने बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, नेचुरली उनकी मजबूरियां हैं कि उनको अगर वहाँ वैक्सीन, उसके लिए हमने एनसीओसी को बिल्कुल, आपको पता मीटिंग जब होती है तो सेक्रेटरीज ने ये सजेशन जरूर दी है, इस पर गौर फिक्र हो रही है। लेकिन आप देखिए ना, एक व्हेन यू लुकिंग एट, हम तो एक होलिस्टिक व्यू से देख रहे होते हैं ना आप, कि क्या हम आर वी इन दिस पोजीशन कि हम लोगों को अब बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दें या पहले हम लोगों को पहली डोजेस तो लगा दें। अब हमारे लिए तो ये अहम चीज है कि किसी तरीके से अगर हम हर्ड इम्यूनिटी चाहते हैं तो कम से कम 60 से 70% लोग जो हैं तो उनको खास तौर पे 18 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए। अभी इस वक्त अगर मैं देखूं कि हमारी वैक्सीनेशन के हालात क्या हैं, तो आप देखें अभी हम कोई 2 करोड़ और 30 लाख के करीब हम पहुंचे हैं, 35 के करीब। अब ये इसमें पार्शली वैक्सीनेटेड और कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड लोग हैं। अगर आप पंजाब की सिर्फ आबादी देखें तो इसमें पंजाब की आबादी के अंदर कोई तकरीबन अगर हम कहते हैं जी 11 करोड़ की आबादी है, तो हमारे कुछ 45% तो वो लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के। सो विच मीन्स वी हैव रफली अबाउट 6 करोड़ ऑफ पीपल हु आर अबव 18 years of age, 18 साल से ज्यादा उम्र है जिनकी। अब 18 साल से ज्यादा उम्र में अगर ये, मैं अंदाजन आपको बता रही हूँ, फिगर नहीं है, लेकिन अंदाजन ये कि अगर 6 करोड़ बंदे हैं जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और हम चाहते हैं कि वो कम से कम 70% जो है वो तो वैक्सीनेट हो, तो आप खुद ये समझ सकते हैं कि हमें कम से कम 5 करोड़ लोगों को तो वैक्सीनेट हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब इस सिलसिले के अंदर आपको पता है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव को हमने फास्ट किया हुआ है। इस वक्त पंजाब के अंदर कोई तकरीबन ऑन एन एवरेज 5 लाख रोजाना की 5 लाख प्लस लग रही है। सर मेरा ख्याल है कल के दिन हमारी कम लगी थी वैक्सीन, वरना तो फ्रैंकली स्पीकिंग वी हैव इवन गॉन अप टू 600,000। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था उसको अचीव किया जा रहा है, उस पर एफर्ट भी जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब 9वीं 10वीं मुहर्रम हराम के हवाले से कुछ SOPs का गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया था, क्या पॉलिसी है, अमल दरामद कराने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो केसेस की तादाद बढ़ती है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए जी, आज वैसे भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने दोपहर में मीटिंग पर्टिकुलरली मुहर्रम के सिलसिले के अंदर बुलाई थी, पर्टिकुलरली यहाँ ऑन इम्प्लीमेंटेशन जो हमने करनी है SOPs के ये प्रोसेशंस और इसके, लेकिन ये तो देखिए ना बात बार बार बताई हुई है कि हर किस्म के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, हर किस्म के कट पे पाबंदी लगा दी गई है। वजह यह है कि जब तादाद बढ़ जाती है ये तो हम लोगों को खुद समझना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है हम मुसलमान हैं और हमें ये बात समझनी चाहिए कि बार बार, और ये हदीस है कि भाई जहाँ वबा है वहाँ आप चाहिए ना, और अगर आप वबा के इलाके में हैं तो फिर आप कहीं और ना जाइए ताकि आप वबा ना फैलाएं। इसका मतलब ये है कि एक तो हुक्म है ना इस्लाम में कि हमें कोशिश करनी चाहिए इस वबा को फैलने से रोकने पे। और फैलने से आप कैसे रोक सकते हैं इसको? फैलने से रोकने का यही तरीका है कि आप इस्तेमाल न करें, आप मिनिमाइज करें सारे इस्तेमाल को। उसके बाद सबसे बड़ी ये बात है मास्क पहन के रखें, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग,
मतलब ये कोई आप कह रही हैं कि ज़्यादा इनफरादी जिम्मेदारी का मुजाहरा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे एक शो में थे, उन्होंने कैपा वेरिएंट का जिक्र किया, जो कि उनके मुताबिक ये 5th वेरिएंट है और उनकी जो रिसर्च लैब है उसमें कुछ रिसर्च के बाद इस वेरिएंट के भी सबूत मिले हैं, जो कि ओबियसली एक नेक्स्ट स्टेज हो सकती है डेल्टा की। एक तो पंजाब में क्या इस किस्म की कोई इतलात हैं, और अगर इतलात हैं तो क्या ये भी उतना ही ख़तरनाक है, उतना ही तेज़ी से फैलाव वाला है? इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास डॉक्टर साहब? गैमा वेरिएंट की बात कर रहे हैं? जी जी, कैपा वेरिएंट की कैपा, देखिए मकसद ये वेरिएंट्स तो आते चले जाएंगे ना। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह हम वैक्सीनेट करके और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वायरस से, ये वायरस मुसलसल अपने आप को म्यूटेट करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने आप को वो जिंदा रखे। वरना तो जो ये जो वायरस का वो साइकिल होता है उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होना शुरू हो जाती है ना, तो वो अपने आप को म्यूटेट करती है और नए से नए तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश करती है। जैसे फ्लू की वायरस है, अगर आपको पता हो तो फ्लू की वायरस पहले एक आई थी, अब उसमें देयर सो मेनी वेरिएंट्स इन इट कि हर बंदे को हर साल किसी न किसी किस्म का फ्लू एक लग जाता है। आप चाहे फ्लू की वैक्सीन भी करवा लीजिए अपने आप को, तो किसी न किसी किस्म का फ्लू एक लग जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी वेरिएंट्स तो आ रही हैं मुसलसल, और किसी वेरिएंट के बारे में इट इज वेरी डिफिकल्ट अंटिल अभी कहना मुश्किल है। और इन दी एंड डॉक्टर साहब, ये जो घर घर में वैक्सीन लगाने की एक मुहिम आप लोगों ने शुरू की थी पंजाब के अंदर बड़े अजला में, वो चल रही है क्या, या उसको रोक दिया गया है? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और सबसे बड़ी ये बात है कि यूसी वाइज हम कर रहे हैं कवरेज। अच्छा, यानी जिस तरह पोलियो की वैक्सीन के हम यूसी वाइज बाकायदा माइक्रो प्लान्स बना के और उधर वैक्सीनेशन की कर रहे थे, उसी तरीके से कैंप्स बाकायदा लग रहे हैं, उसी वाइज कोशिश कर रहे हैं कि हम 100% कवर करें। पर आपको पता है लोगों की जो तबीयत है, बहुत सारे लोग छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग इनकार कर देते हैं आने से। हमने तो आपको पता है कि हेल्पलाइन के ऊपर उन्होंने कहीं भी हमें बुलाया है कि आप हमारे घर पे आके लगा दीजिए, हमारी गाड़ी जाती है और घर पे जाके वैक्सीन। ठीक हो गया, तो गवर्नमेंट इस हवाले से भी काम करिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट इशू है कोविड के हवाले से, हम भी बार बार कोशिश करते हैं कि आपको अवेयर करें कि आप SOPs का ख्याल रखें और साथ साथ वैक्सीनेशन करवाएं। गवर्नमेंट अपनी एफर्ट करिए, आप भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और जिम्मेदारी का मुजाहरा और करें। खास तौर पे मुहर्रम के दिनों में, खास तौर पे अगले जो आशूरा के दिन है, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक का, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ मशवरे भी देते हैं और नई नई चीज़ों से रोशनास भी कराते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ लकड़ी की गोलियों के बारे में, जो कि न सिर्फ बड़ी एफिशिएंट हैं ईंधन के लिए, बल्कि ईंधन के बचाव के लिए और माहौलियाती जो असरात हैं, नेगेटिव असरात हैं, उससे बचाव के लिए भी बड़ी मौसर है। सो देखते हैं साइंस एंड टेक में आज लकड़ी की गोलियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद। आज हमने बहुत ही एक अहम तरीन मौजू पे बात करनी है। हमारे यहाँ जंगलात की वैसी ही कमी है और जो लकड़ी है वो उसका कमर्शियल एक इस्तेमाल हो रहा है। WWF की एक स्टडी हमें ये बताती है कि जो लोकल लोग हैं वो जितना मर्जी लकड़ी को काटते या इस्तेमाल करते रहें ईंधन के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पुरानी स्टडी है। अब जिस तरह पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इवन लोकल सतह पे भी, तो वहाँ पे डेफिनेटली जंगलों को नुकसान हो रहा है अगर आप उसको ईंधन के लिए या उसका एक कमर्शियल इस्तेमाल जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। एक टर्म जो है, एक इस्तिलाह जो है वो मैंने सुनी तो मैं बड़ा ही हैरान हो गया कि लकड़ी की भी कोई गोलियाँ होती हैं। और ये मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अपने फाजिल साहब जो हैं, ये गोलियाँ पे बड़ा इनका जोर होता है। वो कहते हैं किसी को गोलियाँ देना, ये आपको एक खुशहाली की गोलियाँ देते हैं। और एक खुशहाली का जो दस्तक इनकी किताब है उसमें ऐसी गोलियों की बड़ी अफरात है। अपने फाजिल साहब, ये जो लकड़ी की जो गोलियाँ हैं, ये कैसे हमारे जंगलात को बचा सकती हैं? ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और इससे हम इतने नाबल्द क्यों हैं? मतलब मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये भी कोई चीज़ है, लकड़ी की गोलियाँ। अच्छा, लकड़ी की गोलियाँ और इनकी अफादियत अगर हमने जाननी है तो इससे पहले हमें थोड़ा सा बर्निंग का प्रोसेस सीखना पड़ेगा। जी ठीक। जब हम ओपन एयर में लकड़ी को बर्न करते हैं तो इसका ऑक्सीजन के साथ फ़ौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो धड़ाधड़ जलना शुरू हो जाता है। अगर यही अमल अगर हम एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट के, मिसाल के तौर पे ये कप के अंदर अगर हम उसको लकड़ी को डाल के इसको आग जलाने की कोशिश करें, जहाँ पे ऑक्सीजन की अबंडेंस ना हो, उसको कम मिकदार में ऑक्सीजन मिले, तो जो लकड़ी है वो उसका टेम्परेचर राइज़ कर जाता है, वो जलने की बजाय उसके अंदर पायरोलिसिस शुरू हो जाता है।
हीट उतनी रहती है या मतलब उस जो पायरोलिसिस है वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक। जो लकड़ी है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो ठीक जाती है। है। यानी समझ लें कि जैसे नेचुरल गैस है वो गैस इसमें से निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा। इस अमल को वुड पायरोलिसिस कहते हैं। ठीक है। और ये जो अमल है इसकी डिस्कवरी बहुत पुरानी है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार से हमें पता है कि हम लकड़ी को अगर इस तरह बर्न करें तो वुड पायरोलिसिस से इसको तादेर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो इसका डोमेस्टिक यूज़ है वो भी कोई 20-30 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है। यानी उसमें क्या है कि जो लकड़ी का बुरादा है उसके अंदर थोड़ा सा शीरा मिलाया जाता, शीरा मिला के फिर उसमें 8 या 10 मिलीमीटर डायामीटर की लंबी लंबी गोलियां बनाई जाती। इन गोलियां बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है वो बिल्कुल आम सी मशीन है जिससे ये गाँव में लोग वंडा बनाते हैं। यानी ठीक वंडा है, बनाने के लिए वो मशीनें पहले से बहुत जगह पे इस्तेमाल होती हैं। ऐसी मशीन की कास्ट कितनी होगी तकरीबन? जो वंडा बनाने के लिए मशीन यूज़ होती है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की है। ठीक है। उस मशीन के अंदर अगर हम लकड़ी के बुरादे को और शीरा, जो आम शीरा होता है, उसको मिक्स करके डालें तो वही वंडे की शक्ल में लकड़ी की वो गोली बन जाती है। उसको हल्का सा एयर ड्राई करना पड़ता है। इसको वुड पैलेट्स बोलते हैं। ये जो पैलेट है इसको एक ख़ास अंदाज से अगर हम जलाएं तो ये लकड़ी से 4 गुना ज़्यादा जलता है। इसके लिए चूल्हा भी डिफरेंट होगा? हाँ जी, इसका जो चूल्हा है उसको गैसीफायर स्टोव बोलते हैं और वो 3000 से लेके 5000 रुपये तक बेहतरीन चूल्हा मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो 2 अफादियत हैं, एक फ़ायदा ये हुआ कि इसमें से आपको 4 गुना ज़्यादा हीट मिली। यानी जहाँ आपने 4 किलो लकड़ी इस्तेमाल करनी है आपकी 1 किलो लकड़ी यूज़ हुई। ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि इसके अंदर से बिल्कुल धुआं नहीं निकलता। अच्छा। यानी पोल्यूशन फ्री बिल्कुल, और ना इसको वो फूंके मारनी पड़ती जैसे लकड़ी जलाने के लिए, और वो आंखों के लिए और वो ख़वातीन के लिए जो मसाइल का बायस है वो भी इसमें नहीं। इसकी जो बिल्कुल आग जो है वो गैस की तरह की होती है, तो इसीलिए इसको गैसीफायर स्टोव कहते हैं। तो ये इसकी 2 अफादियत हैं ज़बरदस्त। और इसमें मज़े की बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें लकड़ी का बुरादा ही इस्तेमाल करना, बल्कि आपकी जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, यानी पत्ते हैं, उसके बाद जैसे हमारे कपास की वो छटियाँ होती हैं उससे आप बना सकते हैं, जो गन्ने की वो फोक होता है बगास जिसको बोलते हैं उससे ये और इनके मिक्सर से, यानी 2, 3, 4 जो भी आपको बायो वेस्ट मिलती है उसको क्रश करके उसकी ये पैलेट्स, वुड पैलेट्स बनाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वुड पैलेट्स और गैसीफायर जो हैं ये इतना बड़ा सिस्टम है कि ये अगर हम इनकी अपने गाँव में पेनिट्रेशन करा दें और वहाँ पे गांव में 2-4 लोग लकड़ियाँ बनाने पे और बाकी उसके चूल्हे बनाने पे लग जाएं और सारे गांव में ये सिलसिला हो, तो इससे कम अज़ कम कोई 20-30 हज़ार लोगों को हम बरसरे रोज़गार कर सकते हैं। और जो फ्यूल की मद में जो लकड़ी है उसका इस्तेमाल 3 गुना हम कम कर सकते हैं। अच्छा, इब्न फाज़ल साहब ये बताइए कि ये जो लकड़ी आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी सी कम करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म है, यानी किसी ऐसी क्लोज जगह पे, तो इससे उसकी हीट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? मतलब हीट तो उसी तरह ही जनरेट होती है। मैंने जैसे बताया कि हीट जो है वो अब लकड़ी की बर्निंग से नहीं आ रही, बल्कि लकड़ी के पायरोलिसिस से गैसें निकल रही हैं। जो गैस वहाँ से पैदा होती है वो ऊपर आके बर्न करती है और उतनी ही मिकदार में हीट मिलती है। बल्कि बाज़ केसेस में हमने ये बड़े चूल्हों के तजर्बात किए हैं जो कि कमर्शियल के लिए, तो उसमें अगर लकड़ी से वो देग पकाते थे तो उस पर अगर उनको 25 मिनट लगते थे तो हमारा जो गैसीफायर स्टोव था उसके ऊपर वो 5-7 मिनट पहले पक जाती है। अच्छा। यानी उसकी अमाउंट ऑफ हीट और उससे ज़्यादा है, और उसका जो यूज़ है लकड़ी का वो मैंने जैसे बताया कि 3 से 4 गुना कम। अच्छा, हमारे यहाँ क्या पूरी दुनिया में जो एक एनर्जी का बहुत बड़ा जो रिसोर्स है वो इसमें इस्तेमाल होता है वाटर हीटिंग में। वाटर हीटिंग जो है, स्पेशली हम अपने शुमाली इलाका जात की तरफ चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान और दूर अफ्तादा इस तरह के इलाकों में जाएं जहाँ पे गैस नहीं है, यानी ये जिस तरह हमारे यहाँ नेचुरल गैस का इस्तेमाल है वो भी वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे लकड़ी ही मोस्टली इस्तेमाल होती है, या फिर ये दूसरे सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं जो कि बहुत महंगे पड़ते हैं होटल के लिए भी और घरों के लिए भी। तो आप की बातों से जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाटर हीटिंग के लिए भी मतलब ये इस्तेमाल हो सकता है। सारे काम हम कर सकते हैं, जो भी काम हम किसी भी फ्यूल से करते हैं वो हम इसको गीज़र इसका बन सकता है, इसको रूम हीटर जहाँ पे मतलब बर्फ़ है या यहाँ सर्दियों में इसके बेहतरीन ज़बरदस्त प्रेजेंटेबल रूम हीटर बन सकते हैं। इसके अलावा इसका कमर्शियल बॉयलर्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है जहाँ पे लकड़ी यूज़ होती है, तो उसके लिए जो पैलेट का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है उसके लिए, और उसी तरीके से इसको हम कमर्शियल यूज़ में भी कर सकते हैं। तो सारी जगहों पर हमें फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी लकड़ी है उसकी डिमांड कम होगी और हमारे जो दरख्त हैं उनका कटाव कम होगा। अच्छा सर, ये है कि अब मुझे जहाँ तक ये 3 हिस्सों में चीज़ समझ आ रही है, एक ये है कि किसी भी जगह पे एक ऐसे बिजनेसमैन उनका होना ज़रूरी है जो कि वो जो गोलियां हैं लकड़ी की जिसका आप कह रहे हैं वो बनाएं, वो पूरा एक सिस्टम यानी पूरे एक कारोबार की शक्ल वो हो।
दूसरी सतह पे ऑफ कोर्स वो जो मकामी लोग हैं उनमें ये आगाही देना कि ये बहुत ही एक अच्छा रिसोर्स है, तो ताकि वो वाले चूल्हे खरीदें और उसमें उसका इस्तेमाल बढ़े। तो एक पूरा यानी बेसिकली अगर हुकूमती सतह पे अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। ये बिल्कुल इसमें जो है वो गवर्नमेंट का थोड़ा किरदार होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो इल्म की तरवीज की हद तक या जानकारी की हद तक थोड़ी सी कंपेन होनी चाहिए सरकार की सतह पे या सोशल मीडिया पे जो लोग जिन इन्फ्लुएंसर हैं वो इस पर अगर बात करें तो जैसे ही ये चीज़ उन तक पहुँचेगी गाँव वालों तक, या वो इसकी जो अफादियत जब देखेंगे, इसका इस्तेमाल देखेंगे, इसका वो धुएँ के बगैर और इसकी कॉस्ट जो है वो कम देखेंगे तो उसमें एक्सेप्टेंस खुद ब खुद आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अपने फाजिल साहब। बात यह नाजरीन की अच्छी चीज़ का इल्म ना होना एक अलग बात है, और अच्छी चीज़ का इल्म हो जाना यानी जिस चीज़ के साथ अफवादियत जुड़ी हुई है एक दफ़ा वो हमारे इल्म में आ जाए, माशरे के इल्म में आ जाए, फिर उसको जुज़्व ज़रबी लगता है, मल्टीप्लायर लगता है और वो एकदम फैल जाती है। लेकिन ये जो पहला बैरियर है इल्म में आना, वो मेरा ख्याल है कि एक तो हमारे मीडिया की ज़िम्मेदारी है, दूसरा ये है कि हुकूमती सतह पे अगर इन चीज़ों को किया जाए तो वो बहुत क्विक और तेज़ नताइज जो हैं उससे बरामद हो सकते हैं। इमरान खान साहब जो है उनका भी एक विज़न है कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, और उस विज़न के साथ अगर ये चीज़ भी शामिल कर लें कि जो दरख्त लगे हुए हैं और जितने जंगलात हैं और जिस तरह उनका बेड़ा गर्क हुआ, हमने हमेशा आवाज़ उठाई है हेरा मोश से लेके और कहाँ कहाँ तक, यानी वैलीज़ के अंदर जिस तरह वो तार साहब कहते हैं दरख्तों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऑलरेडी दरख्त हैं जिन्होंने पता नहीं कितने साल लिए हैं बड़ा होने में, पहले उनको बचाया जाए। तो ये दोनों सतह पे यानी नए दरख्त लगाए भी जाएँ लेकिन बचाया भी जाए, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हो सकता है। इसलिए देखते रहिए साइंस एंड टेक। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट, बिल्कुल सेगमेंट की मेरा पाकिस्तान की, जिसमें है ना न्याजी जा रही हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कैंसर केयर सेंटर जो है, हॉस्पिटल है और रिसर्च सेंटर है, इसके बारे में आज हमें बता रही हैं। सो देखते हैं कैंसर केयर रिसर्च सेंटर में और हॉस्पिटल में किस तरीके से मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है और कैसे जदीद टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और अगर मूज़ी बीमारियों की बात की जाए तो कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है जो इंसानी जिस्म में तेज़ी से फैलता है। आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कैंसर की बरवक्त तशख़ीस के साथ साथ बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है। आज मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। अंदर चल के जानते हैं कि ये हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं डॉक्टर रियाजुर रहमान के साथ मौजूद हूँ जो डायरेक्टर ऑफ पैलिएटिव केयर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैंसर केयर हॉस्पिटल, खुशामदीद जी। हम जानना चाहेंगे कि ये आगाज़ कैसे हुआ, ख्याल कैसे आया और इस कैंसर केयर हॉस्पिटल को बनाने का मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया। हमारे चेयरमैन प्रोफेसर शहरियार साहब, ही इज़ दी चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट है। इतने तवील अरसे में हमने बहुत सारी चीज़ों के अपने जो मरीज़ों को इलाज की ज़रूरत होती है, जो तशख़ीस की ज़रूरत होती है, उसकी कमी महसूस की। एंड वी हैड फीलिंग दैट वी कैन डू बेटर दैन दिस, बट बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सहूलियात का फुकदान था, कुछ ज़ाहिर है बजटिंग भी होती है, तो इसलिए हम वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मरीज़ों के लिए नहीं दे पाए जो हमारा दिल करता था कि जी हम इनकी तशख़ीस में और इनके इलाज में इनको सहूलियात फराहम करें। तो रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर शहरियार साहब का ये विज़न है, ही इज़ द विजनरी। ही सेड कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी होगी, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट देंगे, एंड हमारे दो ही मिशन स्टेटमेंट्स हों। एक ये कि जो मुस्तहक मरीज़ है उसके लिए इलाज फ्री है, जो साहिब हैसियत हैं अपनी हैसियत के मुताबिक डोनेशन दे सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है। और दूसरी बात ये है कि जी किसी को इलाज से इनकार नहीं होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेज ऑफ डिजीज़। तो मुझे बताइए, रोज़ाना कितने पेशेंट्स को आप लोग केटर करते हैं? हमारे ओपीडी में इस वक्त तकरीबन 100 से 150 मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं जी। एंड यू विल बी सरप्राइज कि हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, जो कराची से आ रहे हैं, जो पेशावर से आ रहे हैं। अच्छा। तो उनको इस बात का इल्म नहीं है या ना उनके पास नंबर नहीं होगा तो वो टाइम नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। लेकिन whosoever comes here
हम उनको देखते हैं, nobody is left unattended. ऑलराइट, तो क्या ये 24/7 है या कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं? पेशेंट्स जब वॉक इन आते हैं यहाँ पे जी, क्या सिनेरियो होता है? अच्छा, अभी तो हम OPD कर रहे हैं, सो हम वी आर इन द फेज ऑफ गोइंग टू स्टार्ट एडमिशन। ऑलराइट, हम फिलहाल जो है सिर्फ OPD कर रहे हैं एंड इट हैज़ अ स्पेसिफिक टाइमिंग, 9 बजे से शाम 4 बजे तक। लेकिन जो मरीज़ आ गया है शाम 4 बजे तक उसको देखा जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा जी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में बताइए, इस ट्रस्ट के बारे में बताइए। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो हमने प्लान किया, जो हमने डिज़ाइन किया, दिस सपोज टू बी द लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल, अल्टीमेटली इट विल बी द लार्जेस्ट इन एशिया। और हमने 400 से 600 बिस्तरों पे इसको प्लान किया है। सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी माइंड में कि एक कैंसर सेंटर में और एक कैंसर हॉस्पिटल में बेसिक डिफरेंस क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में देयर आर 4-5 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले तशखीस की होती है कि डायग्नोस्टिक है, स्क्रीनिंग हो गई और दूसरे इन्वेस्टिगेटिव टेस्ट हो गए, फिर उसकी बायोप्सी होती है, फिर जिन पेशेंट्स में डायग्नोज हो जाए कैंसर है, फिर अल्टीमेटली उनकी सर्जरी होती है, शायद उस पार्ट को रिमूव करना हो, किसी हिस्से को रिमूव करना हो, तो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए भी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी का सेशन शुरू होता है, 6 महीने तकरीबन वो जारी रहता है, 6 महीने से 8 महीने, और उसके बाद रेडिएशन लगती है, और उसके बाद कुछ लोगों को हार्मोन्स पे और ओरल दवाइयों पे डाली जाती है, और उसके बाद फॉलोअप पे लगते हैं। तो जिनके पास ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हों तो उनको हम कैंसर हॉस्पिटल कहते हैं। तो जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं जी, ये पाकिस्तान का पहला इमरजेंसी कैंसर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। ये 7 बेडेड इमरजेंसी वार्ड है। तो मरीज जब इमरजेंसी कैंसर पेशेंट, नॉट एन एक्सीडेंट्स और दूसरे, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी है। तो कैंसर में लोग पूछते हैं कि जी कैसी इमरजेंसी होती है, तो कई दफ़ा रात को इमरजेंसी में मरीज ब्लीड कर रहा होता है, या फिर उसको ऐसी कोई पेन इतनी हो रही है, क्योंकि ये बीमारी आपको पता है कि ऐसी है कि ये एक जगह पे नहीं ठहरती है, ये पूरे बॉडी में फैल जाती है, मेटास्टैटिक हो जाती है। तो हड्डियों में चली जाए तो कई दफ़ा हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है, मरीज चीखें मार रहा होता है, या फिर जिस्म में जहाँ पे फिंसी फोड़ा है, मैस है, ट्यूमर है, वो गलने सड़ने लगता है, आपको पता है उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फीमेल्स में जो यूट्राइन कैंसर है, कई दफ़ा उनकी ऐसी मैसिव ब्लीडिंग होती है कि अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट ना मिली तो दे डाई विद इन अ फ्यू आवर्स। अनफॉर्चुनेटली कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं है, वो जनरल इमरजेंसी में ही जाते हैं और काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है बाय द टाइम दे कॉल एन ऑन्कोलॉजिस्ट। और तो this will be the first cancer hospital in Pakistan which will be starting inshallah very soon a cancer emergency। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? जी आइए मैं आपको बताता हूँ और विज़िट भी करवाता हूँ। जी इस वक्त हम इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर की बिल्डिंग में खड़े हैं। ये एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है। इट हैज़ बीन स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एडवांस कैंसर पेशेंट्स, advanced stages 3 and 4 which are called palliative patients to give them a concept of home away। ठीक है। So जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें एक हॉस्पिटल की फीलिंग नहीं होगी। आप देखें ये कैलीग्राफी हो रही है, ऊपर आयतें लिखी गई हैं, ये इसकी डिजाइनिंग है। एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग होगा कि जो पेशेंट है it will not look like a hospital, so it will look like a 4-star hotel। इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया जी, it has an east wing and a west wing। जो ईस्ट विंग में इसमें वार्ड्स हैं, दूसरे रूम्स हैं, और ये जो पेशेंट्स होंगे तुलुए आफ्ताब का नज़ारा करेंगे, और जो वेस्ट विंग में है ये रूम्स हैं, यहाँ पे 10 रूम्स हैं, ये गुरूब आफ्ताब। देखें जी जब मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बेड रिडन हो, उसको डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, कब सुबह हुई कब रात हुई कोई नहीं पता लगता है। कि वी आर नाउ एंटरिंग दी ईस्ट विंग जिसमें ये वार्ड्स हैं, और ये हम अभी इसकी गैलरी में खड़े हैं, कॉरिडोर में हैं, और आप अगर देखिए तो ये दीवारें नज़र आ रही हैं, आपको कोई दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा है, कमरों के दरवाजे अंदर संकन हैं। जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है जी, और उन्होंने कहा है कि जी हम इस पर पेंटिंग्स लगाएंगे, और कुछ काम उन्होंने वहाँ पर किया भी है। ये पैलिएटिव केयर में इट इज़ नोन कि जी द पेशेंट हु इज़ इन स्टेज 4 एंड हैज़ अ शॉर्ट टाइम टू लिव, उसके जहन में एक ही बात होती है कि आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह होगी कि नहीं होगी, हाँ जी, कि हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो। और कई दफ़ा इतनी ज़्यादा उसके जहन में बातें चल रही होती हैं, वो अपने आप को डिनाइल में भी होता है, अपने आप को ब्लेम भी कर रहा होता है कि मैं बहुत बुरा इंसान रहा हूँ, मुझे सज़ा मिल रही है अल्लाह की तरफ से, ये जो मेरी बीमारी है, जो मुझे दर्द हो रही है, इतनी शिद्दत की दर्द है, शायद मेरी मग़फ़िरत हो जाए इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने से। तो कई दफ़ा वो नहीं चाहता कि उसकी दर्द जो है ना ठीक हो। आप हैरान होंगी कि जी हम मरीज़ों को दवाइयाँ
दवाइयाँ दे ही जा रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऐड करते हैं, डोजेस बढ़ा रहे हैं, और हम जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी नहीं, दर्द अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ एक्चुअली ए मेंटल पेन, सो इट इज़ नॉट फिजिकल पेन। तो फिजिकल जो पेन है ना, इसकी बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, देयर इज़ अ फिजिकल पेन एंड देयर इज़ अ मेंटल पेन। तो ये मेंटल पेन के लिए हम डाइवर्जन टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं पैलेटिव केयर में, और सारी हमें राजुल वक्त है कि जी टू डाइवर्ट देयर अटेंशन, इतना ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर दो उसमें कि वो ढल जाए, वो अपनी पेन को भूल जाता है। ये ना हम रेडिएशन ब्लॉक में खड़े हैं और मैं आपको पहली मशीन दिखा रहा हूँ, इसे सिमुलेटर कहते हैं। इससे जो मरीज़ के जिस्म में जो ट्यूमर है, जिस हिस्से में भी है, चाहे दिमाग में है चाहे सीने में है, उसकी निशानदेही की जाती है और पूरी प्लानिंग इस पे होती है कि किस एंगल से कहाँ से दें ताकि किसी और ऑर्गन को किसी अगर डैमेज ना हो, जैसे कि अगर चेस्ट में है तो हार्ट को ना लगे, लंग्स को ना लगे, और बहुत डिफरेंट एंगल से। तो इससे सारी इमेज लेके हम अगले मशीन में भेजते हैं। ये मशीन तकरीबन कोई 8 करोड़ की है जी। सिर्फ इसने सिमुलेट करना है, सिमुलेशन आप समझती हैं ना कि जी उसको सेटअप करना है कि जी किस जगह पे, और वो लेके वो आगे भेज दें। तो मैं आपको अगली मशीन दिखाता हूँ जिस पे फिर हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं कि जी हमने रेडिएशन से कहाँ हिट करना है। ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम है जी हमारा। वहाँ से इमेज हम सिमुलेटर से लेके इनके पास भेजते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, करोड़ों रुपए की ये सॉफ्टवेयर है। इस पे फिर ये प्लानिंग करते हैं। शायद साहब आप बताइएगा आप क्या करते हैं। ये जो इमेज हमारे पास वहाँ से सिमुलेट होकर आता है, तो इसमें फिर डॉक्टर डायग्नोस करता है कि इस पेशेंट को किस पार्टिकुलर एरिया पर कैंसर है, और फिर वहाँ पर उस पार्टिकुलर एरिया पर पिन पॉइंट रेडिएशन लगाई जाती है, बाकायदा रेडिएट किया जाता है, और फिर कैंसर सेल को वहाँ पर किल कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद फिर यही इमेज सारा कुछ जो है ना, ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, यहाँ से ही मशीन में फीड हो जाएगा। हमारी बड़ी जदीद मशीनें हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी। अवाम के ताउन से ये सबसे बड़ा रेडिएशन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में जी। तो ये हमारी पहली मशीन है, ट्रीटमेंट मशीन है जिसको कोबाल्ट 60 कहते हैं। ये एक बंकर में लगाई गई है। बंकर की दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं ताकि ये रेडिएशन बाहर ना जाए, किसी और को नुकसान। ये लेड के डोर्स हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए वो कहते हैं दिस इज़ अ वर्क हाउस। इस पर आप एक दिन में 100 मरीज़ भी कर सकते हो। आपको ये हमारी थर्ड मशीन है, ये इसकी एनर्जी लेवल और हायर है, और इसको लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं। ये दुनिया की बेस्ट कंपनी अमेरिकन मेक है, अमेरिका स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई है, वेरियन कंपनी है, और ये तकरीबन कोई 22 करोड़ की मशीन है। इस पे भी ट्रीटमेंट टोटली फ्री करते हैं हम मुस्तहक मरीज़ों के लिए, और जो साहिब हैसियत हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डोनेशन दे देते हैं थोड़ी सी। इस पे दूसरे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया लेते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ रेट है। हम इस पे जो मुस्तहक मरीज़ हैं ज़ीरो, 1 पैसा नहीं लेते हैं, पर्ची भी नहीं बनती है, और जो साहिब हैसियत हैं उन्हें हम कहते हैं आप डोनेशन दे दें। तो है ना, ये हमारी 5वीं मशीन है। ये इससे भी जदीद टेक्नोलॉजी है और इससे भी हाई एनर्जी के, इसको ड्यूल एनर्जी कहते हैं। ये 16 to 18 MeV लीनियर एक्सीलेटर है, और दुनिया के बेस्ट सेंटर्स में ये भी मशीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7 बंकर हैं और 6 मशीनें हमारे पास आ गई हैं। लोगों से जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा पाकिस्तान के अवाम से, पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बड़ा साथ दिया है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये 3.5 अरब रुपया अभी तक इस पर लग चुका हुआ है। मैं पाकिस्तानी अवाम का, मुखय्यर हजरात का जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अवाम से ताउन की अपील करता हूँ कि आएँ, हमारा हाथ पकड़ें और बाकी हस्पताल भी मुकम्मल करें ताकि तमाम सर्विसेज हम इसमें शुरू कर दें। हम होंगे या ना होंगे, लेकिन ये हस्पताल होगा, और आपके ताउन से सदका जारिया के तौर पे ट्रीटमेंट जारी रहेगा। मैं अपने देखने वालों से अपील करूंगी कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि आप जितने भी लोग कैंसर में मुब्तला हैं उनके लिए उम्मीद बने। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। जनाब, कोरोना का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है वो तालीमी निज़ाम है। लेकिन आज हम कोविड के कॉन्टेक्स्ट में तालीमी निज़ाम को डिस्कस नहीं कर रहे, हम तालीमी निसाब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कल एक बड़ा अहम दिन था, कुछ लोग इसको बड़ा प्रोडक्टिव दिन कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। खैर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तालीमी शोबे में तबकाती तकसीम को ख़त्म करने के लिए यकसा निज़ाम तालीम का इजरा कर दिया है। इस्लामाबाद में कल मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि जो यकसा निसाब तालीम का 25 साल
साला ख्वाब था आज पूरा हो रहा है। उन्होंने एलीट तबके को यकसा निज़ाम तालीम की राह में एक बड़ी रुकावट भी करार दिया और कहा कि जब भी कोई बड़ा इक़दाम उठाया जाता है तो कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं, मुश्किलात ज़रूर आती हैं, ताहम नामुमकिन कोई चीज़ नहीं। दूसरी जानिब ये बात वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 31 अगस्त से यकसा जो निसाब तालीम है वो नाफिज हो चुका है, ताहम सिंध ने इस निज़ाम तालीम को तस्लीम करने से यकसर इनकार किया है और वाज़ेह किया है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन सूबाई मामला है, इसलिए हर सूबा अपना निसाब खुद से बना सकता है। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट के मौक़िफ़ पर रद्दअमल देते हुए सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हरीम आदिल शेख ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध गवर्नमेंट तालीम पर भी सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सूबे के तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं। सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तारिक शाह, जो कि चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तारिक शाह साहब। अभी हम जिस तरह से डेवलपमेंट देख रहे हैं, कल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमने इस सारे सिस्टम को सही करना है तो बहुत सारी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? जी, एक तो बात खुशाइन तो यही है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है पूरे मुल्क के अंदर और एक निसाब के साथ जो है ना लोग पढ़ेंगे। एक जो तबकात बनते जा रहे हैं उसके लिए भी एलिमिनेशन के लिए काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा और रिफाइन होने की जरूरत थी, इसको और बहुत अच्छा होने की जरूरत थी, क्योंकि देखें ये टेस्ट रन है, इनका ये पहला साल है और पहले साल में इनको चाहिए था कि कुछ इंस्टीट्यूट्स लेते, कुछ शहरों के जैसे फेडरल गवर्नमेंट के अपने स्कूल्स हैं तो उन स्कूल्स को पहले लेते पूरे पाकिस्तान में, उनको पहले एक करिकुलम देते, उनको एक्सपेरिमेंट करते कि किस तरह से हम ये लेके चल रहे हैं, जो हर 3 महीने के बाद जो है ना एक रिव्यू किया जाता और उसके बाद एक बेहतर निसाब जो है वो लाया जाता। अभी अमूमी तौर पर जो देखा जा रहा है कि एक तो देखें एक सेशन स्टार्ट हो चुका है, जो जहां तक मैं बात करूं पूरे पाकिस्तान की तो सेशन अप्रैल में स्टार्ट हो चुका था, 2 महीने गुजर चुके हैं। उसके बाद अगर निसाब लाया जाएगा तो पेरेंट्स पर भी बर्डन पड़ेगा कि उनको दोबारा से बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, स्कूल पे बर्डन पड़ेगा कि उनको एकेडमिक्स दोबारा से बनाने पड़ेंगे। इसको फिलहाल जो है ना वो बाय लॉ बाय फोर्स ना किया जाए, इसको वॉलंटरीली कह दिया जाए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहता है कि वो इसमें सिंगल नेशनल करिकुलम का पार्ट बने तो इस साल वो वॉलंटरीली अपने इंस्टीट्यूशन के साथ। ये जो वॉलंटरीली या बाय चॉइस है ये तो पहले ऐसे ही चल रहा है ना। आप अगर लेट्स सपोज कुछ लोग ऑक्सफोर्ड को फॉलो करते हैं, कुछ कैम्ब्रिज को फॉलो करते हैं, कुछ लोकल जो निसाब है उसको फॉलो करते हैं, तो ये बाय चॉइस वाला सिस्टम तो चल रहा था। अगर स्ट्रीमलाइन चीज़ें होनी है, मैं इस पर कमेंट नहीं करा फिलहाल चूंकि अभी इस निसाब के हवाले से सूरत हाल सामने आनी है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन बाय चॉइस तो पहले चल रहा था। तो अभी इसको अगर स्ट्रीमलाइन करना है तो सारी बात है एक निसाब ऐसे ही लाया जा सकता था। स्ट्रीमलाइन करने के अंदर के बहुत सारे मसाइल हैं। अब आप ये देखें ना कि आपको पहले एक स्टेजेस वाइज आना था कि पहले आप इसको यूनिफॉर्मिटी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो फिर सिंध को आपको अलग नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर आप सिंध अलग छूट गया तो आप ही देखें ना सिंध के अंदर तमाम बच्चे जो है ना वो अलग पढ़ होंगे और अब पूरा पाकिस्तान अलग पढ़ा होगा, तो एक अलग एक टाइम हो चुकी है। और इसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को साथ बैठना चाहिए था इस लॉन्चिंग से बहुत पहले, और जो भी ग्रीवेंसेस सिंध गवर्नमेंट के थे, चाहे मज़ामीन के ऊपर, चाहे सब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे बुक्स के ऊपर, उसको पहले केटर किया जाता, उसको पहले सही किया जाता। अमेंडमेंट लाने में कोई कबात नहीं होती, आप अमेंडमेंट लेकर आते और फिर इसको लॉन्च करते तो देखिए एक यूनिफॉर्मिटी, एक नेशनलिज्म नजर आता। लेकिन अब सिंध निजाम अलग लेके चलिए। ठीक है तारिक साहब, चूंकि अभी आपने खुद से बात की सिंध की, आप सिंध गवर्नमेंट ने अपनाया है कि 18वीं तरमीम के बाद जो निसाब का मामला है वो सिंध गवर्नमेंट का या सूबाई हद तक मामला है। तो ठीक है, अगर हम सूबाई हद तक भी देखते हैं तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या ऐसे इकदाम किए गए हैं कि वो एक इस तरह का सेटअप लेकर आए जहाँ पे एक निसाब हो, और उस पर कितनी वर्किंग हुई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है अभी नेशनल करिकुलम या सिंगल नेशनल करिकुलम या यूनिफॉर्मिटी की अभी कोई भी इक़दाम नहीं लिए गए, लेकिन जहां निसाब की बात की जा रही है, मैं कतई जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है ना के फेवर में बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ उनके पॉजिटिव चीजें बता रहा हूँ कि अभी एक साल के अंदर जब 7 सब्जेक्ट्स, पहले 5 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे 9th और 10th के अंदर, अब 7 सब्जेक्ट्स हो गए। तो जब ये 7 सब्जेक्ट्स किए गए थे तो ड्रास्टिकली हमने चेंज देखा कि बुक्स के अंदर चेंजेस आई हैं, क्या करिकुलम एडवांस हुआ है और बहुत सारी अच्छी चीजें सामने आई हैं। तो अब इस सिनेरियो के अंदर जो है वो सिंध गवर्नमेंट को ऑब्वियसली
नेशनल करिकुलम के अंदर तो आना ही चाहिए, ताकि देखिए इसमें बहुत बड़े एडवांटेजेस यूं भी हैं कि अगर एक बच्चा सिंध से पंजाब जा रहा होता है तो उसको बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा होता है कि यहाँ करिकुलम कुछ और होता है, पंजाब में कुछ और है, केपीके में कुछ और है। तो बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं, ऑब्वियसली जब पेरेंट का ट्रांसफर होता है, बच्चे भी उन प्रोविंसेस के अंदर ये तो तारिक फिर सिंध के लिए अच्छा है ना। ये तो अगर जो बात आप कर रहे हैं ना, उससे तो आप इसी बात की तरफ रेफर कर रहे हैं कि अगर सिंध का बच्चा पंजाब में आके या बलूचिस्तान का बच्चा पंजाब में आके परेशान होता है कुरिकुलम को लेकर या अपने निज़ाम तालीम को लेकर, तो अगर ये यकसा हो जाएगा तो फिर ये परेशानी खत्म हो जाएगी ना। ये परेशानी खत्म हो जाएगी और पूरा मुल्क का बच्चा एक जैसा निजाम में पढ़ा होगा। लेकिन इस निजाम को एलिमिनेट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप ओ लेवल जो है आपके पास है, आप आईबी सिस्टम आपके पास है, इवन आपके पास अब डिफरेंट बोर्ड मौजूद हैं, जैसे आखान बोर्ड है, जैसे और बोर्ड है, इन सब की कंसेंसस डेवलप होने चाहिए थे पहले। अगर आप एकदम से उनको खत्म कर देंगे तो एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी और एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, जो कि अब हो रहा है। चैलेंज का भी सामना करना पड़ेगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाएगी। अगर हुकूमत ये समझती है कि जो हमने कह दिया, जो इमरान खान साहब की एक नेचर है वो समझते हैं कि मैंने कह दिया तो हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ है। ओबियसली पाकिस्तान का जो सिस्टम है और खासतौर पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर तो ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। सदारती निज़ाम तो है नहीं हमारा। इसका हल क्या है जी, अब क्या करें? आप सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं और कुछ हद तक ये तहफ़्फ़ुज़ात वैलिड भी हैं। जहाँ तक आपने कहा कि एक एतमाद की फ़िज़ा होनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, उसके बाद इनकार या इकरार का सिलसिला होना चाहिए। अब सोल्यूशंस क्या है आपके पास, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें? इक़दाम अच्छा है, इसके पीछे इंटेंशन अच्छी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसाइल है, कैसे ठीक करें? देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसी सूरत हाल में हो सकती है जब तमाम गवर्नमेंट जो है वो अपने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिलकर बैठे और इन मामला को सही करे और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रखते हुए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन ये डिसीजन लिए जाएं। और इसमें मैं आपको बताऊं एक थोड़ा सा और एलिमेंट ये है कि मैं शायद यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम की जो बुक्स पब्लिश की जा रही हैं उसकी अप्रूवल भी अभी बहुत मुश्किलात की फेज में है। अभी मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि एक बुक बना रहे हैं पब्लिशर, उसके बाद वो अप्रूव करवा रहे हैं, उसके अंदर ही बहुत बड़ी हिंड्रेंसेस हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि जब आप अप्रूवल के लिए जा रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली पर बुक आपको गवर्नमेंट को देने हैं चार्जेस। तो इसके अंदर पूरे और फिर जब आप गवर्नमेंट को बुक सबमिट करा रहे हैं उनका भी एक अपना प्रोसीजर है कि उसको अप्रूव करने का, रिव्यू करने का। तो इस प्रोसीजर के अंदर भी हमें टाइम चाहिए जो पब्लिशर्स को खास तौर पे कि वो बुक्स को मार्केट में ले आए, क्योंकि अभी तक बुक्स प्रॉपर्ली मार्केट में नहीं है सिंगल नेशनल करिकुलम की, जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना करना। अच्छा, और दूसरी जानिब जहाँ तक मेरे इल्म में है कोई बहुत बड़े माहिरीन तालीम की भी खिदमात, बहुत बड़े माहिरीन तालीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी भी कोई खास खिदमात नहीं ली गई हैं अपने तौर पे। एक पॉलिटिकल मैं इसी तरफ आ रहा था मैं इसी तरफ आ रहा था कि इनके इस डिसीजंस के अंदर स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर्ली ऑन बोर्ड नहीं किया गया, ये सिर्फ इन्फोर्स किया गया है तालीमी इदारों के ऊपर कि आपको ये करना है, जबकि ये होना चाहिए था कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते, उनकी सजेशन, उनकी अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो उसकी सजेशन भी सुनकर उसको खातिर खा लाया जाता ताकि एक बेहतर तरीके से ये आप ठीक बात करें, मुनासिब बात करें। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो आप कह रहे हैं कंसेंसस की बात, ये तो हमें तारिक होती नजर नहीं आती है, क्योंकि अभी रिसेंटली 11 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर कराची गए थे और ना तो सीएम सिंध जिनका फर्ज बनता था समाओ कि वो उनको लेने आते, ना तो वो उनको लेने के लिए आए एयरपोर्ट के ऊपर, और ना फिर वफाकी हुकूमत ने ये जहमत की कि उनको कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो इजलास हो रहे थे उसमें बुलाते। यानी कि तकसीम बहुत बड़ी है, डिफरेंस बहुत बड़े हैं जिसके ऊपर इस वक्त ये सियासी स्ट्रक्चर हमारा खड़ा है। तो ये हमें नेगोशिएशन वाली बात तो फिलहाल नजर नहीं आती, तो ये किधर जाएगा मामला फिर? ये आपको लगता है कि एक डोमिनेंस पंजाब की, केपी की या दीगर इलाकों की जो कि अपना रहे हैं इसको वो रहेगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये ओवरऑल आइडिया ही आपको कामयाब होता नजर नहीं आता? देखिए अगर जिस सिनेरियो को आपने डिस्कस किया उस सिनेरियो के अंदर अगर कोई भी कंसेंसस डेवलप नहीं होते तो फिर सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इटसेल्फ नाकाम हो जाएगा, और ये तो फिर वही हो जाएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने मिलकर जो है वो अपना एक अलायंस बनाया और अपना करिकुलम एक कर लिया, और जो उस अलायंस में आया वो वैसे ही अलग चलता रहा। तो अब वन लाइनर मुझे दे दीजिएगा, आप चूंकि प्राइवेट स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओवरऑल इस निसाब के ऊपर भी आपको एतराज है या आप कह रहे हैं निसाब ठीक है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल हैं हर जगह के अपने?
देखिए, निसाब का जो आइडिया है ना वो सही है, लेकिन निसाब में अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं Content के जिसको मसाइल। सही करने की जरूरत है। लेकिन आइडिया अच्छा है और इस तरह इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से बेहतर अगर लाया तरीके जाए से कंटेंट के हवाले से मजीद वर्किंग होनी चाहिए। आइडिया अच्छा है आपके मुताबिक, लेकिन ये चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए भी कि जिस तरह से वो इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट कराए। बहुत शुक्रिया सैयद तारिक शाह साहब कि आपने इस अहम मौजू पे हमें ज्वाइन किया। इसलिए यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का विजन तो बहुत क्लियर है, लेकिन वही बात कि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि जो विजन है वो पूरा हो। इसी जी बात पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चूंकि हम आपकी मुलाकात कुछ इंस्पायरिंग पाकिस्तानी से करवाते ही रहते हैं और पाकिस्तानी दुनिया के हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं, हम सामने लाते रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड अपने नाम किया। लोगों को माशी तौर पर बाख्तियार करने के हवाले से ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। 39 ममालिक ऐसे हैं जिनके दरमियान ये कॉम्पिटिशन हुआ। ताहम इन पाकिस्तानी नौजवान जैन अशरफ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी समाजी खिदमात सर अंजाम दी कि इन 39 ममालिक को मात देकर ये अवार्ड अपने नाम किया। जैन अशरफ मुगल की फलाही तंजीम इस वक्त 1400 ख़ानदानों को बिला सूद कर्जे देकर एंटरप्रेन्योर्स बना चुकी है और स्कूल्स को छोड़ने वाले तकरीबन 4200 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोबारा स्कूल्स में भी दाखिल करवाया गया है। बिल्कुल, जैन अशरफ मुगल की जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ है सीड आउट, इसके हवाले से इमरान ने आपको बताया, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट नेशनल यूथ काउंसिल के मेंबर भी हैं और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। उसके साथ साथ 2019 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में एशियन लिस्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से ये अपने आप को उसमें भी रजिस्टर करवा चुके हैं। जैन अशरफ मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच जैन, आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट। कैसा लग रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच इमरान एंड हरमला। Obviously it's an honored feeling for me and for my country, बट मेरा ख्याल है असल हकदार वो सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां बदली हैं और हमारे फोर फादर्स हैं जिन्होंने हमारी तरबियत ऐसी की है कि इस रास्ते पे लगाया। यूजुअली आप जैसी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत अपनी ज़ात की हद तक या अपने कारोबार की हद तक महदूद होती है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो लेते नहीं हैं या इस तरह से लेते हैं कि उससे उनकी प्रोफाइल या कारोबार को फ़ायदा हो, लेकिन आपने एक हकीकी चेंज के ऊपर काम करने का सोचा जिसको फिर रिवॉर्ड और रिगार्ड भी किया गया दुनिया के अंदर। तो हाउ इट स्टार्टेड, शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल इमरान, मेरा ख्याल है सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है वो अल्लाह ताला के साथ इन्वेस्टमेंट है। और आप कोई किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपको 3% 2% रिटर्न मिलता है, तो दैट इज अल्लाह प्रॉमिस कि वो अल्लाह ताला आपको 70 टाइम्स ज्यादा देगा जब आप अल्लाह के कामों में अपना वक्त और अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे। मैं बेसिकली 2011 में जब मैं वापस आया अमेरिका से और आके बेसिकली बचपन से देखते आ रहे थे कि हमारे घर पे कुछ खवातीन ऐसी आती थी मेरी वालदा के पास जो हर साल वही चेहरे थे बार बार, और whatever you give them those faces would never fade away। तो ये सोचा कि क्यों पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि आज भी पाकिस्तान इज वन ऑफ द हाईएस्ट चैरिटी गिविंग नेशंस, मगर फिर भी पॉवर्टी यहाँ पे तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकें पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को डोनर्स के साथ, और एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए रोबस्ट किस्म का जहाँ पे लेने वाला देने वाले की साथ में आ सके। सो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और हमने फिर सीड आउट के नाम से कि पाकिस्तान का पहला इंटरेस्ट फ्री नॉन प्रॉफिट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मबनी है, और उसमें हम लोगों को हैंड पिक करते हैं जो अपना कारोबार करने चाहते हैं और उनके पास माली वसाइल नहीं है। हैंड पिक करने के बाद उनको 7 लेवल्स पे वेरीफाई किया जाता है। जब उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है वो ऑटोमेटिकली उनकी पब्लिश हो जाती है प्रोफाइल ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में। फिर हम उन लोगों को कनेक्ट करते हैं दुनिया के सारे डोनर्स के साथ। लोग थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स के साथ उनके प्रोजेक्ट डोनेट करके उनको फंड कर देते हैं। जब उनके प्रोजेक्ट्स 100% फंड हो जाते हैं, rather than giving them hard cash, हम पूरा बिजनेस उनका एस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देते हैं along with training and capacity building, ensuring that the money of the donor is put into the right use। और जैसे ही वो बिजनेस एस्टेब्लिश और सक्सेसफुल हो जाता है वो आसान इंस्टॉलमेंट्स वो
आसान इंस्टॉलमेंट्स में और बगैर सूद के वो पैसे वापस करते हैं सीड आउट को, और सीड आउट वही पैसे एक रिवॉल्विंग फंड में डालता है और 100% वो पैसे रिवॉल्व होते हैं दूसरे पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस में। जबरदस्त, बहुत डिफरेंट आइडियाज हैं, और जिस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने मेंशन भी किया कि इतने सालों को आप एंटरप्रेन्योर्स बना चुके हैं और जिस तरह से आप उनको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अवार्ड के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। बेसिकली अवार्ड में 39 कंट्रीज इन्वॉल्व थी एंड यू वर द वन जिसने अवार्ड जीता। अब जिस तरह से आपने अपनी सर्विसेज को डिस्कस किया, इस अवार्ड के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी, बेसिकली पाथफाइंडर एक यूनाइटेड नेशन और NYU यूनिवर्सिटी से चल रहा इदारा, और वो सिलेक्ट करता है अपने 39 UN कंट्री मेंबर्स में जो डिफरेंट यूनाइटेड नेशन के SDGs के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। और डिफरेंट गोल्स पे जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनको बेसिकली टाइटल अवार्ड किया जाता है। और इसी तरह SDG 16 जो यूनाइटेड नेशन का एक गोल है जिसमें पीस, जस्ट एंड फेयर सोसाइटी के ऊपर काम हो रहा था, तो उन्होंने सीड आउट को इस दफा सिलेक्ट किया। अच्छा, that's really great. अच्छा, ये जो आपका वेंचर है, इसमें बिलाशुबा आपने 1400 फैमिलीज को हेल्प किया है, thousands of kids को हेल्प किया है टू गेट देयर एजुकेशन वंस अगेन स्टार्टेड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो भी गवर्नमेंट आती है जैन, वो नौजवानों के लिए कर्जे लेकर आती है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए कर्जे लेकर आती है, कर्जे देती है और फिर क्रेडिट भी लेती है कि जी हमने इतने ज़्यादा सूद फ्री या कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जे दिए, लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आते हैं। वो एक कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में होना चाहिए या SMEs की प्रमोशन होनी चाहिए, वो हमें नजर नहीं आता है। तो आपकी एजुकेशन या आपका तजर्बा इसको लेकर क्या कहता है कि हम नेशनल लेवल पे इस कल्चर को लेकर आएं जिससे एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें हम, ना कि हम जॉब करने वाले और डिपेंडेंट लोग ज्यादा पैदा करें? देखें जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है, और मैं इसमें कहूँगा कि कोई भी इकोनॉमी है उसकी कोर एंटरप्रेन्योरशिप होती है। यू गिव मैन अ फिश और यू फीड हिम फॉर अ डे, और यू टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। सो नॉट ओनली दैट, आपने एक इकोसिस्टम भी बनाना है जहाँ पे मछली पकड़ना भी सिखा रहे हैं और उनको साथ वो मुहैया भी कर रहे हैं इकोसिस्टम। इशू ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे कन्वेंशनल इदारे भी हैं, एक तो वो माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई 34% इंटरेस्ट के ऊपर कर रहा है, या माइक्रो फाइनेंसिंग अगर इंटरेस्ट फ्री कर रहे हैं तो इतना छोटा स्मॉल साइज है उनके लोन का, और वो इन कैश करते हैं, इन काइंड नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर किसी ने कारोबार शुरू करना है वो एक इदारे के पास जाता है, बगैर सूद के बेशक पैसे लेता है, बट उसको 15,000 या 20,000 या 25,000 मैक्सिमम मिलता है और वो कैश मिलता है। जब वो घर जाता है देखता है उसकी बेटी बीमार है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वही पैसे उठा के वो कहीं और लगा देता है। अब वेरी नेक्स्ट डे उसने उस इदारे को भी पैसे वापस देने हैं, फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड इदारों के पास जाता है और 34% इंटरेस्ट पे लोन ले लेता है। फिर वो बजाय कारोबार शुरू करने के वो डबल इंडेक्टेड हो जाता है। और इदारे क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने 1 लाख खानदानों को कारोबार शुरू करवा के दिया, हमने 10 लाख खानदानों को कारोबार शुरू करवा के दिया। असल में बात है, जब तक हम इम्पैक्ट बेस्ड काम नहीं करेंगे, हम क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स नहीं क्रिएट करेंगे। आई टेल यू व्हाट, सीड आउट में 95% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेट है। हमारा जो एवरेज लोन साइज है वो 2 लाख रुपए तक जाता है, 2 लाख, 2.25 लाख रुपए तक हम कर्जा देते हैं कारोबार की शक्ल में। दूसरा, हम मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई कारोबार करना चाहता है उसके पास वो कैपेबिलिटीज हैं। 70% हमारा रिजेक्शन रेट है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, 100% हम पेपरलेस हैं। कोई भी आदमी किसी को अपनी पसंद की बिना पे किसी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिस्टम के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट की है। सिस्टम का जिक्र कर ही रहे हैं तो बहुत सारे नौजवान आपको देख भी रहे हैं या ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब आना चाहते हैं और आपकी तंजीम तक रीच आउट करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप तक पहुंचे, अपना आइडिया कैसे लेकर आए आपके सामने? जी, बेसिकली हम काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं और उनको माली वसाइल की जरूरत है। वो एक तरीका ये है कि वो हमारी वेबसाइट पे आएं और एज एन पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन फिल आउट कर दें। अगर वो नहीं कर सकते और उनको टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी आती तो सिंपल हमारे 4 दफ्तर हैं, एक गुजरावाला, फैसलाबाद, बहावलनगर और लाहौर। हमें सर्च करें, हमारे ऑफिस आ जाएं।
और हमारे ऑफिस जैसे ही वो कदम रखेंगे उनका काम वहां पे खत्म हो जाएगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमारे फील्ड ऑफिसर हैं, डेस्क ऑफिसर पूरा उनको टेकअप करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद फॉलो अप भी करते हैं हर महीने कि बिजनेस कैसा जा रहा है। हमारे पास जितने बहुत सारे लोग हैं जो पहले जॉब करते थे, फिर उन्होंने 3-3 दफा हमसे बिजनेस एक्सपैंड करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके नीचे लोग भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर लिया है, अपने एसेट भी बिल्ड कर लिए हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ज़ैन, चूंकि जिस तरह से आपकी एनजीओ है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बट स्टिल आपने अभी कहा कि सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। डू यू हैव एनी फर्दर प्लान्स कि आप फर्दर जाके गवर्नमेंट के साथ या स्टेट लेवल पे कुछ कोलैबोरेशन करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके गवर्नमेंट के फॉर्म से भी कुछ इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हम डेवलप कर सकें? जी बिल्कुल, मैंने तो गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा कहा, मैं मिस सानिया निश्तर को भी मिल के आया और मैंने बहुत दफ़ा बैतुल माल में भी एप्लीकेशन दी। मैंने कहा हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया, हमने अपना हम जितनी इंफरादी तौर पे जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमने अपने ज़ाती हैसियत पे सारे पैसे लगा के ऑपरेशनल कॉस्ट भी हम बेयर कर रहे हैं और हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है पाकिस्तान को। गवर्नमेंट को हमने कहा हम आपको इसका डैशबोर्ड देते हैं, आप हमारा आए प्लेटफॉर्म यूज करें, हमारा सिस्टम यूज करें, हम हेल्प आउट करते हैं और हम मिलके पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करते हैं। तो वी आर अवेलेबल, सीड आउट इज अवेलेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प। असल मकसद, जो बड़ा मकसद है वो ये है पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करना है, और ये कभी भी एक बंदा नहीं कर सकता, टुगेदर वी कैन हेल्प एवरीबडी। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त काम है ज़ैन आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, चूँकि सीड आउट के हवाले से आपने कहा, और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड। इसी तरह से दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज़ैन की एग्जाम्पल है कि इतनी यंग एज में इन्होंने जिस तरह से काम किया और फर्दर अपने काम को एक्सपैंड कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने को भी तैयार हैं और आइडियाज़ इन्होंने रखे हैं। और इन जैसे बाकी जो लोग हैं जो कि साहिब हैसियत भी हैं, साहिब अक्ल व इल्म भी हैं, उनको चाहिए कि वो इसको एक्सपैंड करें, बाकी लोगों तक पहुंचाएं। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल उन लोगों के लिए भी हैं जो इनकी तरह के लोग हैं और सिर्फ अपने कारोबार या अपनी प्रोफाइल को बेहतर, वो भी आपका बेसिक राइट है, लेकिन अगर आप इस जाने भी आएंगे, थोड़ी सोशल बिल्डिंग की जानिब आएंगे, तो उससे भी यकीनी तौर पर एक माशरे पर बड़ा अच्छा असर आएगा और एक अच्छी मिसाल बनेंगे। आप भी चैंपियन ऑफ चेंज बनेंगे लाइक ज़ैन। वंस अगेन थैंकिंग ज़ैन। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम आ गए, हम अपने जोन में चल रहे थे। अच्छा जी, ब्रेक के बाद रिलैक्स मोड में चल रहे थे। क्रिकेट की बात करेंगे ना, क्रिकेट की बात करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज है, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। और स्केड्यूल में क्या है जी, ओमान और यूएई में मैचेस होने वाले हैं और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 24 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। It's gonna happen, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, रिवायती हरीफ, मदर ऑफ ऑल मैचेस वी कॉल इट। और बाकी स्केड्यूल आपके सामने फ्लैश भी हो रहे हैं, हम बताएंगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम इस स्केड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं विद द क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब, ऑल द वे लाइव फ्रॉम मुजफ्फराबाद के खूबसूरत नज़ारे जो कि उनके आसपास मौजूद हैं। और वी होप कि हमारी कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो पाए उनसे, क्योंकि काफ़ी दूर है। मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। वर्ल्ड कप का स्केड्यूल आ गया, कल ही हम बात कर रहे थे और दिल की धड़कनें मेरी तो अभी से तेज हो गई, बीइंग अ क्रिकेट लवर। 24 अक्टूबर को कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान और अरमला। और आपको याद होगा 2019 में जो वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और भारत का ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, अभी उसको 2 साल हुए और अब 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। इट विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आपको याद होगा आखिरी जो मुकाबला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत से हुआ था 2016 में ईडन गार्डन्स कोलकाता में, शाहिद आफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम खेली और भारत वो मैच जीतने में कामयाब हुआ था। तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ परफॉर्मेंस पर लगता है कि कोई गिरहन लग गया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं जीतता, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो चाहे वर्ल्ड कप हो। चैंपियंस ट्रॉफी में अलबत्ता हमने ओवल में हराया था भारत को, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि मौका है पाकिस्तान के लिए। दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है 3 मार्च 2009 के बाद से, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऑल आईज आर सेट ऑन पाकिस्तान इंडिया टाकरा। कंडीशंस को लेकर तो हम इसे इंडिया का भी होम ग्राउंड कह ही सकते हैं वैसे मिर्जा साहब, नहीं? नहीं, इसको इंडिया का होम ग्राउंड इसलिए भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि इंडिया को एडवांटेज होगा, आईपीएल के मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप से पहले इमरान मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई में हो रहे हैं, तो भारतीय क्रिकेटर्स जो है
वो वहाँ खेल कर वहाँ की पिचेस से अमांग होंगे। पाकिस्तानी टीम डायरेक्ट जाएगी तो एक एडवांटेज भारत को होगा। लेकिन आपको याद होगा 2018 का जो एशिया कप हुआ था, उस एशिया कप में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था और हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी, वो मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मौका है बदला लेने का कि भारत से अच्छा परफॉर्म करे और कामयाबी हासिल करे। अच्छा मिर्जा साहब, अब बदला लेने का तो वक्त है, बट हमारी टीम की तैयारी इतनी है कि हम बदला ले सकेंगे? क्योंकि अभी तो हमने कल भी डिस्कस किया ना, बैटिंग ऑर्डर हमारे पास उस तरह से हम श्योर हैं कि हमने किसको किस सेट में रखना है, उसके साथ साथ ना बॉलिंग के अटैक के हवाले से कोई इतनी खास तैयारी है। अभी तो हम टीम को शफल ही करे जा रहे हैं, तो ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी भी तो होनी चाहिए ना फिर। अर्मला, ये आपने दुखों भरी दास्तान छेड़ दी और इस दास्तान पर जितनी भी बात की जाए कम है। दुनिया तैयारी कर रही है, हम तजर्बात किए जा रहे हैं, अपने मंजूर नजर लोगों को मिडिल ऑर्डर में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान हैज गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो मैं समझता हूँ अगर ईमानदारी से, दयानतदारी से टीम सेलेक्ट की जाए। अब भी वक्त नहीं गुजरा, वेस्ट इंडीज के दौरे के बाद 5 हमारे T20 है न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर 2 T20 है इमरान के शहर रावलपिंडी में जो इंग्लैंड के खिलाफ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 7 T20 है अभी हमारे पास तैयारी के लिए और हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर अब भी हमारे कानों पर जू न रहेंगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, थोड़ा सा इंडियन टीम का हमें कंपैरिजन दीजिए, क्योंकि वी लव टू नो अबाउट हमारे इमीडिएट जो ओपोनेंट हैं, राइवल हैं, और मैंने कहा मदर ऑफ ऑल मैचेस हम इसको कहते हैं, इट इज मदर ऑफ ऑल मैचेस। इंडियन टीम को आप कैसे देख रहे हैं? आर दे गोइंग विद अ गुड कॉम्बिनेशन? सही चल रहे हैं वो? जी इमरान, इंडिया की टीम खासतौर पर जब से IPL शुरू हुई है, इंडिया के पास T20 बेशुमार स्पेशलिस्ट आए हैं और मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम इस वक्त खासी मजबूत और मुस्तहकम है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि भारत ने 2 टीमें बनाई, एक श्रीलंका गई खेलने और एक इंग्लैंड में थी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें उनके पास बेपनाह टैलेंट है। विराट कोहली की कप्तानी में रोहित शर्मा, शिखर धवन और फिर उसके बाद दीगर जो हार्दिक पांड्या, अगर आप उनकी टीम को देखें, मोहम्मद शमी, तो उनकी टीम बड़ी बैलेंस नजर आती है। रविंद्र जडेजा, बहुत सारे प्लेयर्स उनके ऐसे हैं कि जो बड़े सीजन्ड हैं और T20 स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ भारत की टीम बड़ी मजबूत है। इट विल बी अ टफ टाइम फॉर पाकिस्तान। मिर्जा साहब, आपने भी कहा कि 2 टीम्स बनाई, उनके पास बेपनाह टैलेंट है। टैलेंट की कमी वैसे हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमें शायद यूटिलाइज करना नहीं आता। तो PCB को इस पे गौर करने की कितनी जरूरत है कि जो T20 का टैलेंट है हम उसको प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज करें, ना कि फिर हम वही कल्चर जो हम लेकर आते हैं बार बार। अर्मला, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन हमारे पास नियतों की कमी है। अगर उस टैलेंट को हम निखारें, ये पत्थर है, इनको तराशे हीरा बन जाए। अब आप देखें ना, तौसीफ अहमद की सिंड्रेला स्टोरी सबके सामने। वसीम अकरम गद्दाफी स्टेडियम में जंगले के पास इमरान खान को देखा करते थे और कितने बड़े ऑलराउंडर बने। वकार यूनुस को किस तरीके से लेकर आए, इंजमाम उल हक मुल्तान से आए, तो वो टैलेंट कहाँ चला गया? मुझे तो समझ में नहीं आता। इनकी नीयतें अगर ठीक हो, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर अगर अपने लैपटॉप का वायरस निकाल दे, सिर्फ टैलेंटेड प्लेयर्स को जगह दे, तो मैं समझता हूँ कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म ना कर। इन द एंड हमें जब सरफराज कैप्टेंसी करते थे तो हम बड़े मुतमईन रहते थे। ही वाज अ सीनियर प्लेयर, लड़ाते अच्छा थे। बाबर के अंदर अभी तक वो जो एक एग्रेशन कैप्टन वाला होता है ना, स्पार्क भी कह सकते हैं, वो मुझे कम से कम नजर नहीं आता। आप इस पे जरा बाबर आजम पे कमेंट कर दें, उसको क्या करना होगा टू बी अ बेटर कैप्टन इन वर्ल्ड कप? बाबर आजम को मिसबा भाई बाहर से लड़ाते हैं अगर देखा जाए तो, और मिसबा भाई के वो बड़े मुरीद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भी बाबर आजम को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अग्रेशन नहीं है एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन तो होगा, लेकिन एज अ कैप्टन नहीं है। वो चालाकियां जो क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाती है वो बाबर आजम को नहीं आती। बहुत कुछ अभी वक्त लगेगा उन्हें कप्तानी सीखने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती की। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम सरफराज को हटा दिया और बाबर आजम को कप्तान तीनों फॉर्मेट, और उसका फिर खुमियाजा भी हमने मिर्जा साहब यकीनी तौर पे भुगता। खैर, आपसे बात होती रहेगी। इट्स टू अर्ली टू से, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर गुड क्रिकेट बेहतर हो और इंशाल्लाह आपसे मजीद इस हवाले से बात होती रहेगी। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पे कमेंट कर रहे थे।
अपने देखने वालों से इजाज़त लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर कहेंगे, क्योंकि कल 9वीं शुरू हो जाएगी, जलसे जुलूस भी होंगे, उसके साथ साथ मजालिस का सिलसिला भी होगा, तो आपने एहतियात करनी है और मास्क का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें, अगर आप वैक्सीनेटेड है तभी आप जो यहाँ पर जाएं भी, और उसके साथ साथ जो भी है एहतियात एहतियात और एहतियात, ये हमारा मैसेज एंड में ज़रूर रहेगा। इसी बात पे जी इजाज़त ले लेते हैं आपसे, हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह के पास।